सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। और ये सबसे अच्छा रीजन ये था सर, जो बचपने में लोगों ने मुझे जो ताने कसे थे, जो टॉन्ट दिया था, उसको मैंने कलेक्शन में रखा था। और मुझे ये मालूम था सर, जिंदगी में चाहे जो हो जाए, इस टॉन्ट का मुंह कैसे बंद किया जाएगा, और जब मैं कुछ यूनिक करूंगी तभी इनका मुंह बंद होगा। तो यही मेरा एक सबसे अच्छा माइंड सेटअप था कि ईश्वर से मैं हमेशा कहती थी कुछ मैं ऐसा करूं कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे गूगल में ढूंढे, और हमेशा एक किताब मेरी होनी चाहिए जो लोग बोले कि वाकई में ये लड़की में कुछ बात था। ये वही लड़की थी सर जो किसी लड़के को देख के 50 कदम दूर हो जाती थी। ये वही लड़की थी जिसे सफर से डर लगता था। ये वही लड़की थी जिसको ऊंचाई से डर लगता था, और उसी डर को उसने अपनी चुनौती बना लिया और आज विजय हासिल किया सर। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड व्यूअर्स। आज हम फिर एक ऐसे वॉरियर के साथ हैं। ये एपिसोड मेरा 45 एपिसोड है। एंड यू नो दैट विन लाइफ लाइक ए वॉरियर में हम ऐसे वॉरियर्स को लेके आते हैं कि जिन्होंने जिंदगी में कुछ ऐसा करके दिखाया डिस्पाइट इतने चैलेंजेस लाइफ में होने के बावजूद। तो आज उनमें से एक हमारे साथ जो है वो है नैना धाकड़, जो बस्तर जिले की रहने वाली है, एक ट्राइबल एरिया से है। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के जो चैलेंजेस थे उन सबको ओवरकम करके जो अचीव किया है वो काबिल तारीफ है। यहाँ तक कि उनको अभी लास्ट ईयर राष्ट्रपति जी ने तेंजिंग नोर्गे अवार्ड से उनको सम्मानित किया है, और कितने सारे अवार्ड उनको स्टेट गवर्नमेंट से, पड़ोसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर से बहुत सारे अवार्ड्स मिले। ये सारी बातें हम उनको धीमे धीमे पूछेंगे। So let me welcome Naina Dhakar on behalf of my audience. Naina, तुम्हारा स्वागत है इस शो जिसका नाम विन लाइफ लाइक ए वॉरियर। सो नैना, टू स्टार्ट विद, आप जरा अपने बचपन के बारे में और अपनी शुरुआत की जिंदगी के बारे में थोड़ा बताइए, जिससे कि हमारे दर्शक ये समझ सकें कि किन परेशानियों से या किन चैलेंजेस को ओवरकम करके आज वहां हो जहां हर आदमी का एक सपना होता है। करेक्ट सर। आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय जवाहर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक चैलेंजर जो होते हैं, उस चैलेंजर को एक्सेप्ट करना और चैलेंजर के पीछे के जो रहस्य होते हैं वो कोई नहीं ज्यादा जानता। और सबसे जो अनोखी बात होती है वो होती है कि उनकी जो आधी रात की नींद और कई रातों की नींद, वो सब कुछ इंक्लूडिंग होती है, तब कहीं जाके एक चैलेंज हम निर्धारित करते हैं। और जब चैलेंज ले लेते हैं और उस मुकाम पे हासिल होते हैं तब हमें सभी लोग जानते हैं। लेकिन उसके पहले का जो रहस्य होता है वो बहुत लंबा होता है। तो 4-5 ईयर की थी मैं, पापा का डेथ हो गया। और उस बीच पापा पुलिस डिपार्टमेंट में ही रहे, डिपार्टमेंट से थे तो एक बेनिफिट होना चाहिए था। लेकिन हम काफी छोटे थे तो मम्मी ने उस जॉब नहीं लिया। और छोटा वाला 6 मंथ का था उस समय। हमारा छत्तीसगढ़ नहीं था, मध्य प्रदेश हुआ करता था। और उस समय इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं थी कि हम किसी को बता पाए या किसी को कांटेक्ट कर पाए, या सेल फोन है या फोन है समथिंग। उस समय पोस्टल एड्रेस से सेंड किया जाता था। तो कई सारे सामना जो था दिक्कतों का वो मम्मी ने किया। और उस बीच उन्होंने हमें इस भरी दुनिया पे अकेले पाला, बिना किसी फैमिली सपोर्ट के। तो एक होता है ना कि महिला की स्थिति कहाँ आपको चैलेंज देती है। जब पुरुष के साथ एक महिला खड़ी होती है तो उसे कोई दुनिया का कोई इंसान उसे उंगली नहीं कर सकता। जब अकेली एक महिला चलती है तो काफी लोग उसे टॉर्चर करते हैं। और जब जवान महिला जो 27, 28, 29 साल की जो महिला होती है, उसके साथ 3 बच्चों के साथ संसार में जीना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मेरी प्रेरणा सोच तो मेरी माँ ही रहेंगी हमेशा, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। बचपन की स्टडी मेरी जगदलपुर सिटी में ही हुई है। और स्टडी के साथ मैं कई सारे कारनामे किया है, जिसे कहते हैं कंटिन्यूस, कि कुछ ना कुछ लगातार करते रहना। तो मैं 3rd-4th क्लास में थी और मैंने नाट्य परफॉर्मेंस किया और उस पर मैंने अव्वल आया। तो पापा उस समय नहीं थे, तो एक छोटा सा बात हो जाता है ना कि लड़की है क्या करेगी।
समाज की बातें होती है, 4 लोगों की बातें होती है, अड़ोस पड़ोस की बातें होती है कि बेटी है क्या करेगी, बड़ी होगी चूल्हा फूकेगी, घर ससुराल जाएगी। बस एक छोटा सा सोच था। उस सोच के आगे मेरे कई सारे काम नाकाम होते रहे, लेकिन आई फील कि यस, मुझे कुछ करना है। वो अंदर से एक जुनून था और मुझे कुछ अलग करना है, और उसी के साथ मैं आगे बढ़ती रही। दूसरा स्टेप लिया वो डांसिंग का था कि मंच पे डांस करना। तो कई लोगों की ये सोच थी कि बिन बाप की बच्ची है, अब माँ को पैसे कहाँ से मिलेंगे, तो बच्ची को नचवा रही है। तो वैसे सोचती, कला का कोई संभावना नहीं था कि मैं किस कला के क्षेत्र में आगे जाऊं, और सही मार्गदर्शक नहीं हो रहा था। इसी बीच जब मैं 7th 8th क्लास में आई तो मैंने हॉकी स्टिक उठाया। घर पे बिल्कुल सूट में रहती, 2 चोटी लंबे बाल, और जब ग्राउंड जाती तो बिल्कुल अपन लोअर अपने शॉर्ट्स में आ जाते, टी शर्ट पहन लेते। तो वो भी एक कमिटमेंट हो गया था लोगों के लिए कि घर पे आके मम्मी को बोली, बिन बाप की बच्ची, अब कपड़े भी छोटे होने लगे हैं। फिर 7th क्लास में ऐसा हो गया कि कितना पढ़ेगी, बच्ची है, बड़ी हो गई है, अब बड़े होने के बाद तो क्या ही करेंगे, चूल्हा फूकेंगे। ये जो सेंटेंस था, कहीं ना कर एक एक जगह से जो मिलता गया मुझे, मैंने उसे कैच आउट किया। और 7th के बाद मैंने अपनी मम्मी से प्रण ले लिया कि मैंने आपसे कभी किसी चीज की जिद नहीं करना, कभी कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे मुझे या आपको आघात हो या समाज को कुछ ऐसा बुरा लगे। मैं एक लड़की हूँ, मुझे पता है। और 7 से ही मैंने अपना जिम्मा खुद उठा लिया कि मैं पढ़ूंगी, और पढ़ने के साथ एक विश्वास दिलाती हूँ कि कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी। 11th क्लास में एनएसएस ज्वाइन किया, और एनएसएस के साथ जो मुझे फर्स्ट परफॉर्मेंस मिला, जिसे कहते हैं कैंपिंग के लिए 7 दिवसीय कैंपिंग मिला राष्ट्रीय सेवा योजना के थ्रू। तो वो स्कूल के माध्यम से जब मैं उस कैंप में गई, मतलब फर्स्ट टाइम अपने घर से बाहर जाना, वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। सच कहते हैं लोग, अगर कुएं का मेंढक कुएं में रहेगा तो संसार की सब चीजें कैसे जानेगा। तो ये चीजें मेरे लिए अव्वल की। और साथ ही मैं जब उस कैंप में गई तो मुझे पता चला कि 4 लोगों से कैसे बैठना चाहिए, बातें कैसे करनी चाहिए, कैसी किसकी कैसी सोच होती है, हम कैसे किसी को अपना विश्वास दिलवा सकते हैं, आप ये चीज हमारे दर्शकों को एक चीज बताइए, जो लोग सुन रहे होंगे, क्योंकि ऐसे जी। बहुत लोग मिडिल क्लास में होते हैं जो आप वाली परिस्थिति के अंदर गुजरते हैं कि बिल्कुल सर। पेरेंट्स नहीं है, अकेली माँ है या अकेले फादर हैं, और बेटी अकेली है, और उसको ये सब टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजरना पड़ता है, जहाँ की लोग टीज करते हैं, टॉन्ट करते हैं, जी। और जो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तो ऐसे जी। लोगों को तुम क्या सलाह देना चाहो कि वो किस तरीके से उस बचपन में 7 8वीं क्लास में जब उस तरह का माहौल होता है, किस जी। तरीके से तुमने उसको लिया और उसको कैसे ओवरकम किया जिससे कि तुम पर कोई असर नहीं पड़ा? देखिए, हम हमेशा अपनी क्वालिटी नहीं देखते कि हम में क्या अच्छा गुण है। हम हमेशा दूसरों के गुण देखते हैं, क्योंकि भगवान ने आंखें सामने दी है, शायद इसीलिए। अगर अंदर की तरफ देखते तो शायद हम भी अपने आप को पढ़ पाते। तो एक बहुत अच्छा चीज था कि अगर वो नहीं कहे होते, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि अगर उन्होंने ये शब्दों का उच्चारण नहीं किया होता तो शायद ही मेरा ये जुनून और ये जज्बा उस एवरेस्ट की चोटी पर लेके जाता। तो उनका मैं हमेशा आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन आज का डेट जनरेशन ऐसा है कि बच्चों में पेशेंस नहीं है, यूथ में पेशेंस नहीं है, और उस पेशेंस को बनाना बहुत जरूरी है। अगर हमें किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो हमें उनको मुंह से जवाब नहीं देना, अपने ऐसे काम करके जवाब देना है कि आज सबके मुंह में यही जवाब है कि नैना सिंह धाकड़ हमारे घर की बच्ची है। बिल्कुल उस सर। सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना, रेस्पॉन्ड करना है, और रेस्पॉन्ड अपने एक्शन से करना है। फिर बिल्कुल। आगे बताइए नैना, फिर क्या हुआ तो जब? फिर जूडो कराटे में मैंने एडमिशन लिया। तो उसमें ऐसा था कि फुल बॉडी कवरअप होता है, और उसमें कोई लड़की और लड़का का बात नहीं था। तो एक चीज था कि मुझे कि उससे मुझे एक सेल्फ डिफेंस सीखने को मिलेगा, जिससे मैं बाहरी दुनिया से लड़ सकती हूँ, जुबानी तौर से नहीं तो हाथ पैर से सही। ये चीज ताकत के लिए मैंने वो ज्वाइन किया, और मैं 3 टाइम नेशनल प्लेयर रही हूँ जूडो की। साथ ही मैंने हॉकी खेला, स्टेट जिला स्तरीय और स्टेट लेवल खेला, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, मतलब कबड्डी, खो खो। ऐसा कौन सा गेम है जिसमें मैंने हाथ नहीं आजमाया। और हमारे राज्य के लिए मैंने एक बीड़ा उठा लिया था कि कुछ ऐसा करूं कि राज्य वाले मुझे जाने। मुझे नहीं मालूम था कि मैंने इतना बड़ा काम किया कि पूरा देश आज मुझे सैल्यूट करता है। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि एक के बाद एक लाइन अप करने के लिए मैं मेंटली बहुत प्रिपेयर थी, और कड़ी मेहनत के साथ मैं आगे बढ़ती रही। नैना वो नैना, यहाँ मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि सर। इसी ये जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। ये जो जी। सोच, ये सोच बहुत बड़ी चीज। ये सोच आपके दिमाग में किस पॉइंट पे आई कि मुझे तो कुछ ऐसा करना है जो कॉमन आदमी नहीं? क्रिकेट सब खेलते हैं, बैडमिंटन सब खेलते हैं, हॉकी सब खेलते हैं, मुझे तो कुछ ऐसा करना है जो छत्तीसगढ़ में हुआ ही नहीं है।
ये सोच करेक्ट कैसे सर। आई, वो मतलब आपने सोचा कैसे, वो जानना चाहता एक परिस्थिति था कि हर कोई एक जैसा चल रहा था, और मुझे उनके पीछे वो कदम रखने से ऐसा लग रहा था कि शायद मैं बहुत छोटी फील हो रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसा कदम रखूं कि लोग बोले कि ये कदम ज्यादा बेस्ट है। तो 100 की कदम एक कदम में मिलना चाहिए था। तो मैंने ये ठान लिया था कि मुझे कुछ यूनिक करना है, वही मेरा एक रहस्य है सर। उसके बाद मैंने नेशनल खेलते खेलते फिर मैंने जो कैंप अटेंड किया सर, एनएसएस का कैंप था। वो था फर्स्ट एडवेंचर कैंप सर इस हिमाचल में, और 10,500 फीट का। तो मुझे वो जो एक्सपीरियंस था सर, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये था कि मुझे सफर से बहुत डर लगता था। इवन मुझे हाइट से बहुत डर लगता था। है। ओह माय गॉड। और जब मैं छत्तीसगढ़ राज्य को छोड़ के अदर राज्य की तरफ एंट्री की, वो मेरा फर्स्ट टूर था, जिससे कि मेरी हालत इतनी गंभीर थी कि मैं बस में भी नहीं बैठ पा रही, सर घूम रहा था, बिल्कुल वॉमिटिंग इतनी कि मैं खड़े नहीं हो पा रही थी। और मैंने उस दिन सोच लिया कि यह मेरी वीकनेस है, क्या वाकई ये मेरी वीकनेस है, और मुझे इस वीकनेस को जीतना है। और जब मैंने, हमारा जो गांव है सर बहुत छोटा है, यहाँ पे लोगों को इतना पता है कि 10 रुपया बहुत बड़ी होती है। हम्म, बहुत इनोसेंट यहाँ पे लोग रहते हैं, और उनको इतनी ऊंचाइयों को देखना पॉसिबल नहीं है सर। और मैंने वो जो देखा एनएसएस के माध्यम से, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा था कि मैंने बड़े बड़े ऊंचे चट्टान में ग्लेशियर देखा, स्नो देखा, और बड़े बड़े ट्री देखे। और वो ट्री के बीच में जो घाट थी सर, वो मेरे दिल को छू गया, और मन में ये चीज लग गई कि एक लेडी को देखा, मैं बस से जा रही थी, तो उसने 2 सिलेंडर लिए, वो पहाड़ की तरफ ऊपर बढ़ रही थी। तो काफी लोगों के घर काफी दूर दूर थे, और मन में एक चीज वापसी में लगा कि शायद मेरा घर पहाड़ों में होना चाहिए। लेकिन आते आते ये नहीं चला पता कि वो घर हृदय में घर कर गया था, कदम पहाड़। साथ ही यहाँ पे हमारे जगदलपुर में टाटा स्टील का कुछ इंडस्ट्रीज डलने वाला था सर, और ऑफिस भी था। तो मैं चाहती थी कि मैं जॉब करूं छोटा पार्ट टाइम, और जिससे मेरी स्टडी कंप्लीट करूं, कि घर पे ये ना बोलना पड़े कि मुझे पढ़ने के लिए पैसे चाहिए। मैं उसमें गई हुई थी जॉब अप्लाई करने के लिए। तो रेज्यूम छोड़ा, तो मेरी जो सर से बात हुई थी, रॉकी मार्टिन सर थे और शंकर पटेल सर थे, उन्होंने मुझे ये बोला कि मतलब कैसी लड़की है। तो जानने के लिए एक होता है ना कि बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखे कि क्या ये लड़की है। वो देखते हमेशा मेहनत करती, सुबह जाती शाम की आती, मतलब ये लड़की है क्या। भाग्य साथ कब देता है सर, आपकी मेहनत को देख के भाग्य करेक्ट भी आपका हो जाता है। तो करेक्ट। वही था कि 2011 में बछेंद्री पाल मैम जैसे टाटा स्टील जमशेदपुर से एक कॉल आया था कि आपके बस्तर से एक ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे इस अभियान के लिए शामिल हो, जो अंतरराष्ट्रीय अभियान था सर भूटान में। 12 पास का इंटरनेशनल अभियान था, उसमें सम्मिलित होने का मुझे मौका मिला। और जब मैं जॉब के लिए सोचा, जब मुझे लगा कि मुझे जॉब ऑफर आएगा, और ये जी ऑफर आया, तो वो मेरे लिए ज्यादा बेटर था। मुझे ऐसा लगा कि जॉब से ज्यादा बेटर था। लेकिन जब घर पे पूछा, परमिशन मिला, तो उनको लगा कि वही है, 7 दिन का कैंप है, जाके घूम के आ जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पहाड़ों में कितनी दिक्कतें होती है। इवन मुझे भी इतना नहीं मालूम था कि कितनी दिक्कतें होते हैं, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड से 12 वुमेन्स थे, अलग अलग स्टेट से, और काफी एक्सपीरियंस, जिसकी एज 30, 35, 30, 40 ऐसे इसके थे। इवन हमारी जो भारत की पहली महिला एवरेस्टर है मिस बछेंद्री पाल मैम, उनके थ्रू मैं सेलेक्ट हुई थी। तो मुझे एक बहुत चीज पता था कि कभी हम किसी के बारे में पढ़ें और उन्हें साक्षात देखने का मौका मिले, तो वो अनुभव बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ओके, तो बिल्कुल 17 साल की उम्र में मुझे माउंटेन का उतना हिस्सा नहीं मालूम था। बस एक दिल में एक जज्बा था कि मुझे कुछ अलग करने का ऑफर मिला है, और मुझे ये चुनौती एक्सेप्ट था, और हम तो, चल पड़े। तो तो जो आपने बोला कि बचेंद्री जी ने आपको सेलेक्ट किया, क्या देखा था उन्होंने, बचेंद्री जी ने आपको, मतलब क्या ऐसी कुछ टेस्ट हुआ था, कुछ हुआ था? करेक्ट सर, मैम की एक खासियत है सर, वो वैसे बच्चों को ढूंढती हैं जिनमें वो खुद को देखती हैं। ये चीज उनकी बहुत यूनिक चीज है। और खुद को किसी में देखना बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि आजकल के डेट में तो ऐसा होता है सर कि हम अच्छे दिखे और कोई दूसरा बुरा ही दिखना चाहिए, ऐसी सोच होती है। और ये भावना बहुत कम लोगों के बीच में आती है। और मैडम हमेशा मेहनती लोगों को पसंद करती हैं। करेक्ट। तो मैं उनका हमेशा जिंदगी भर आभार करूंगी कि अगर उन्होंने मुझे नहीं चुना होता, तो शायद ही मैं इस फील्ड को चुन पाती। सही बात, सही बात। एक चीज हुआ, और हम पूरे वुमेन्स की टीम थी, और उसमें सबसे छोटी मैं हुई, और हम निकल पड़े इस अभियान के लिए। 1 मंथ का ये अभियान, 12 पासिस था, और उसे सबमिट करना, उसमें कई सारे दिक्कतें आई। लेकिन हमने सर एक मनोबल बना रखा था कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, अच्छा ही होगा। एक लास्ट मोमेंट ऐसा भी था कि मैडम ने मुझसे जानना चाहा कि तुम्हारा क्या विचार है, मतलब इस सिचुएशन में, जब रात वो के हम कंटिन्यू चल रहे हैं, सुबह से रात हो गई, और हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, एक सूप का प्याला मिलता है लहसुन का। और उसके बाद पूछा जाता है 4,000 मीटर के ऊपर
कि आपका क्या विचार है। हमने भी यही जवाब दिया था कि करेंगे तो डट के ही करेंगे और पूरा करके ही जाएंगे। और उन्होंने ये कहा था कि लड़की में कुछ बात है, और वही एक बात हुई कि हम वो सबमिट करके नीचे आए। लेकिन एक होता है ऐसा कि मुसीबतें जब ज्यादा घर कर लेती है तो हम खुद हार जाते हैं। और जैसे ही मैं भूटान के रोड पे आ गई, आफ्टर हम ट्रेवलिंग के लिए आ गए, तो मैंने उस पहाड़ की चोटी को देखा और रोड को प्रणाम करते हुए कहा कि शायद मैं वापस लौटूं इस पहाड़ों पे। इतनी तकलीफें कैसे होती है और लोग कैसे सहते हैं। एक चीज मैंने वहां से सीखा सर, जब मैं भूटान से इंडिया की लौट रही थी, तो एक कीड़ा होता है सर, एक कीड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी चीज में लग जाए। तो वो कीड़ा माउंटेन का था जो मेरे अंदर लग चुका था। मुझे नहीं पता चला, घर आते तक ये हो गया कि बस पहाड़ों में रहना है। और उसी से मेरी आगे की जो जर्नी है शुरू हो गई। 2012 में मुझे मैडम ने टाटा स्टील के थ्रू कोर्सेज के लिए भेजा। 13 में फिर वापस ने मैडम ने अपनी टीम में सम्मिलित किया और हमने अराउंड अन्नपूर्णा किया। और 2014 में मैंने फिर एडवांस के लिए फिर टाटा स्टील के थ्रू सिलेक्शन हुआ। साथ ही तो मेरे कोर्सेज MOI SNR होते रहे और कई सारे चोटियों को मैं फतह करती रही। जी जिस लड़की को हाइट से डर लगता था, गाड़ी में चढ़ने से डर लगता था, उस लड़की को ये सोचना कि अब मैं पहाड़ों पे घर बनाऊंगी, पहाड़ों पे ही रहूंगी। सो हाउ डिड यू ओवरकम दैट फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ डेथ? वो किस तरीके से आपने ओवरकम किया? ये सबसे अच्छा रीजन ये था सर, जो बचपने में लोगों ने मुझे जो ताने कसे थे, जो टॉन्ट दिया था, उसको मैंने कलेक्शन में रखा था। और मुझे ये मालूम था सर, जिंदगी में चाहे जो हो जाए, इस टॉन्ट का मुंह कैसे बंद किया जाएगा, और जब मैं कुछ यूनिक करूंगी तभी इनका मुंह बंद होगा। तो यही मेरा एक सबसे अच्छा माइंड सेटअप था कि ईश्वर से मैं हमेशा कहती थी कुछ मैं ऐसा करूं कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे गूगल में ढूंढें। और हमेशा एक किताब मेरी होनी चाहिए जो लोग बोले कि वाकई में ये लड़की में कुछ बात था। ये वही लड़की थी सर जो किसी लड़के को देख के 50 कदम दूर हो जाती थी। ये वही लड़की थी जिसे सफर से डर लगता था। ये वही लड़की थी जिसको ऊंचाई से डर लगता था, और उसी डर को उसने अपनी चुनौती बना लिया और आज विजय हासिल किया सर। फैंटास्टिक। आपने एक बहुत बड़ी बात ये बोली कि सर लोगों ने आपके ऊपर जो पत्थर फेंके थे, जी। उन्होंने आपको फूल बना के अपने गले में माला डाल दी। आगे बताओ। फिर इसी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई सर कि माउंटेन से अब मुझे प्यार हो गया। अब तो मुझे ये पता था, लोग ये कहते थे तुम पागल हो क्या, मतलब पहाड़ पहाड़ के लिए मर रही हो, तुम पहाड़ों में मर जाओगी चढ़ चढ़ के। मैं उन्हें ये कहती थी, मैं पहाड़ में नहीं मरूंगी, मैं पहाड़ चढ़ने के लिए मरूंगी। इवन 2018 में एक ऐसा केसेस आया कि कई सारे लोग लड़कियों को देखने लगे गलत नजर से, और कई सारे केसेस होने लगे थे लड़कियों के लिए। तो मेरी फ्रेंड हरियाणा से है, सविता मलिक, मैंने उनके साथ डिसीजन लिया कि क्यों ना हम कुछ और अलग करें। तो फिर हमने हरियाणा से एक साइकिल हायर किया और साइकिल से हमने वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास खाडुंगला जो है उस पे निकल पड़े साइकिल से। तो सोनीपत पानीपत होते हम मनाली पहुंचे, और मनाली से हमने लेह लद्दाख की उस चोटियों को, दूरस्थ चोटियों को, मतलब दो लड़की, काफी आर्मी वाले फोर्स वाले ये कहते थे वाकई में आप लोग साइकिल से जाने वाले हैं क्या, मतलब दो बच्चियां। तो हम ये कहते थे वाकई में, तो वो हमसे ये कहते थे मतलब आपके पेरेंट्स ने कैसे अलाउ कर लिया ये चीजों को करने के लिए। हम ये कहते थे कि पेरेंट्स को ये मालूम है कि वो पहाड़ पे जा रहे हैं। हमने ये बोला था कि हम पहाड़ पे जा रहे हैं, पर झूठ एक था कि हम साइकिल से जा रहे, ये नहीं बता पाए। ओह, और जब हम करके आए तो एक ऐसा था सर कि 9 डेज में ये कवर करना, और लेह लद्दाख की ऊंची दो तो चोटियों को फतह करना, माउंट स्टॉक कांगरी एंड गोलेब कांगरी, 3 दिनों में वो कवर अप उस गंदे वेदर पे। अधिकतर क्लाइंबर बैठे महीनों भर वेट करते रहे कि वेदर आज क्लियर होगा, कल क्लियर होगा, और हम जाके करके आए तो उन्होंने यही बोला, ये बच्चियां नहीं है, ये साक्षात देवियां हैं जो इनमें ये टैलेंट था जो करके आ गई। सो उसके बाद वापस जब आए तब ये पता चला घर पे कि इन्होंने साइकिल से ये काम किया है। तो एक खुशी था कि पता चल गया कि ये लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। आपको पता है कि जो खरदुंगला है जी वो सर। वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। जी सर। मतलब वर्ल्ड में इतने से ऊंचा रोड नहीं है जहां मोटर भी नहीं है सर। जाती है। और सबसे अच्छी बात सर, विदाउट बैक सपोर्ट जब हम गए, तो वो ओह, जो एक्सपीरियंस था, वो जो अनुभव है, वो मतलब लाइफ को एक चुनौती वाला अनुभव था कि हम हर टास्क को करेंगे। तो रास्ते में जर्नी को किस तरीके से डिवाइड किया था? कहाँ कैसे कैसे और रुकते थे सर आप? हमने जरा वो बताइए।
बिल्कुल, साइकिल पे हमने सारा ऑल ओवर माउंटेन्स गियर के साथ हमने फूडिंग रखा था सर। हमने ये डिसीजन लिया था कि हम होटल पे नहीं खाएंगे, अगर कोई रेस्टोरेंट जा रहा है तो हम नहीं खाएंगे, हम पैसे का यूज नहीं करेंगे। तो एक ओह, शेड्यूल था सर कि हमने टेंट भी कैरी किया था, स्लीपिंग बैग एंड ऑल ओवर इक्विपमेंट्स कैरी किया था, और हम अपने रास्ते को निकलते। सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock स्टार्ट करते और रात के 7 बजे के बाद हम बंद करते थे। आपने सुना सर 22 लूप्स की घाट है वहां पे, यस और उस यस। घाट को जब हम देखते सर तो मतलब जी ऐसा कहता कि हमारे पास पानी भी नहीं था सर। और उस घाट के बीच में जब टेंट लगा के आधी रात को जब हम रुके, तो लोगों की एक सोच होती है कि सर लड़कियां हैं, क्या कर लेंगी, लेकिन हमारे बीच में वो सोच नहीं थी। हमारे भी सिर्फ एक टारगेट था कि हमें वो करना है, वो टास्क पूरी करनी है, वो बताना है कि बेटियां भी कुछ कर सकती हैं। और हमारा मिशन था सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे ओह, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है। और उसके साथ मैंने उस मिशन में जोड़ा, बेटी नहीं किसी से कम, बेटी से मिलेगा देश को दम। ये मेरा मिशन है सर, तो इसको मैं तो फॉलो करती हूँ। तो राशन वगैरह अपना साथ में लेके चले? बिल्कुल सर, राशन पूरा कैरी किया था, हम बना के खाते, हम पैकेट रखा था जो ड्राई फ्रूट्स समथिंग एंड जो हमारे दिवाली के टाइम पे हमारे जो स्नैक्स बनते हैं वो भी हमने कैरी किया था कि कभी ऐसा लगे तो हमने वो खाना है। और वाटर तो हमारा नेचुरल जो बहता है वही हमने लिया सर। और कभी ऐसा मौका आया कि जहां साइकिल पे ऊपर चढ़ने की बजाय तुमने साइकिल को उठा के चलना पड़ा हो? क्योंकि करेक्ट लेह सर, में बहुत होता है। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा थिंकिंग था। क्योंकि जब हम रोहतांग पास किए सर, रोहतांग के नीचे का जो रोड था वो बहुत डैमेज था, इवन शायद 9-10 किलोमीटर डैमेज था। और उस बीच में मेरी साइकिल का जो मेरी फ्रेंड की जो साइकिल है वो टूट गई सर। अब आप सोचिए सर कि मैंने अपना 20-25 kg अपना बैग रखा था, अब उसके बैग को भी मुझे कैरी करना पड़ा। इवन उस साइकिल को भी मुझे ऐसा लगा और उसकी हिम्मत मुझे बांधना पड़ा कि होता है लाइफ में, यही तो चुनौती है, इसे एक्सेप्ट करना है। क्योंकि वो दिमाग से थोड़ी कमजोर थी, लेकिन मेरे बोलने से वो मान जाती। तो एक होता है सर कि आपकी सिर्फ एक खैरियत पूछने से कहते हैं इंसान की तबीयत ठीक हो जाती है। तो वही मेरा एक मिशन था, और उसे मैंने ये मनाया। हमने 3 दिन वहां कैलोंग में वेट किया सर। कैलोंग एक ऐसा प्लेस था सर कि जहां हमें टेंट पिच नहीं करने दिया जा रहा था, लेकिन हमने एक वहां पे गार्ड की ड्यूटी कर रहे थे, पीडब्ल्यूडी के एक अंकल थे, और उनके घर पे हमने बोला कि क्या हम आपके आंगन में टेंट लगा सकते हैं। उन्होंने परमिशन दिया सर, और एक बेटी स्वरूप मतलब 2-3 दिन उन्होंने केयर किया। और हमने उस साइकिल को वापस से बेल्डिंग करवाने के लिए नीचे वापस आए सर। मतलब वो वो 10 किलोमीटर की वापस आने की जर्नी और वापस चढ़ने की जर्नी, तब एक होता है ना सर कि उस समय डिसीजन ले लेता है इंसान कि मुसीबत आ गई, अभी हमें गिव अप कर लेना चाहिए। यार उसने गिव यार अप किया, मेरी फ्रेंड ने गिव अप किया, और मैंने उसे यही बोला, चाहे जो हो जाए मुझे तो आगे बढ़ना है और साथ में मैं लेके चलूंगी। और वाकई वैसे ही हुआ कि नेक्स्ट डे हम जब निकले तो साथ में वो साइकिल भी साथ चला और वो बैग्स भी साथ चले। तो मैंने काफी लंबा सर वो 30-40 kg जो था वेट, वो मैंने कैरी किया। तो ये एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा सर उस लाइफ में। सर एज का एक बहुत फैक्ट था सर कि एज जो होता है सर, आप 25 के पहले वाला जो एज होता है ना, तो उसमें है ना हम सिर्फ अपने जुनूनी होते हैं सर। और 25 के बाद ये सोचते हैं कि नहीं, अब हमको थोड़ा ये भी सोचना है, मतलब हमको सबको लेके चलना है। तो ये जो सोच था, हम उस समय ही परिपक्व हो गए थे कि हमने साइकिल उठाया है तो हमको सबको लेके चलना है, कोई हमें निराश करे उनको हमको पॉजिटिव रिएक्ट देना है। फाइनली जब ऐसा हुआ सर, जब हम करके वापस ले लद्दाख से साइकिल से नीचे आ रहे थे, वाकई में वो जितने भी आर्मी मैन थे उन्होंने हमारा ऑटोग्राफ फोटोग्राफ इवन बहुत अच्छे से स्वागत किया। और एक सैल्यूट, जो ये सैल्यूट है सर, जब आर्मी वाला एक नॉर्मल व्यक्ति को देता है तब लगता है कि हमने कुछ किया। यू डिजर्व दैट, यू डिजर्व दैट। फिर उसी के बाद हमने साइकिल में सोचा कि और भी कई सारे एक्सपीडिशन करेंगे, लेकिन उनकी शादी भी जरूरी थी, तो उनकी शादी हो गई। और मैं शादी तो अभी मैंने सोचा नहीं शादी के लिए। और मेरे दिमाग में ये घर कर गया था कि मुझे अब अकेले अपनी चुनौती की तरफ आगे बढ़ना है। क्योंकि हमने 7-8 एक्सपीडिशन साथ में किया था, सक्सेसफुली किया था, तो एक अच्छा अनुभव रहा। और दो जब सपोर्टर एक जैसे सोचते हैं तो एक अच्छा बिहेव बन जाता है, इवन हम अच्छा कर सकते हैं, ये चीज डेयरिंग आ जाती है। अब मुझे अकेले चलना था, और 2021 में मैंने माउंट एवरेस्ट की चोटी के लिए सोचा कि अब मुझे ये कर लेना चाहिए, क्योंकि समय आ गया है। शायद मैं उस पल के लिए वेट कर रही थी, जो ये पल है, जो मुझे हाइट से डर लगता था, मुझे खत्म करनी है। और मैंने अपना एक स्टेप स्टार्ट किया। फरवरी का मंथ था सर, फरवरी में आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट के वाले रूट पे, मतलब आप लुकला से बेस कैंप तक की जो जितने भी होटल्स, रेस्टोरेंट, इवन जितने भी टेंट हाउस होती है, वो सब सारे क्लोज होते हैं। उसकी शादी हो गई और मैंने उसकी शादी करवा के तुरंत हरियाणा से
ट्रेन लिया, बस लिया, सुनौली बॉर्डर पहुंचा, बॉर्डर चल के मैं क्रॉस की एक मतलब काठमांडू से जो मेरी ट्रैकिंग स्टार्ट हुई है सर, और मैं काठमांडू से ट्रैकिंग अकेले स्टार्ट करके मैं उस बेस कैंप की जो जर्नी थी वो मेरा सबसे अच्छा अनुभव रहा सर। कि मुझे ये नहीं मालूम था, मेरे हाथ में मैप नहीं था, बस लोगों से पूछती और कहती मुझे एक रात का यहाँ टेंट पिच करना है, तो वो कहते कि 250 रुपये और 500 रुपये लगेंगे। लेकिन मेरी बातों से वो लोग ऐसे करते थे कि आप रह जाइए, कोई बात नहीं। और मैं अपना खाना तक कैरी करके गई थी। और बेस कैंप का जब पहला कैंप मैंने जो किया था बेस कैंप का, तो वो अकेले जब मैं चली थी, तो काठमांडू से मतलब रूट लेके सर उस बेस कैंप तक पहुंचना मेरे लिए बहुत बड़ा चुनौती था। और एक जगह ऐसा भी हुआ सर कि वेदर इतना ज्यादा खराब था और मैंने टेंट अकेले लगा के उस सुनसान वादियों पे अकेले रहना, तब मुझे लगा कि यस मैं कुछ कर सकती हूँ, कि वो नेक्स्ट डे मेरा सूरज बिना उगना। किसी सपोर्ट के तुम जो है बेस कैंप तक गई काठमांडू से? बिल्कुल बिल्कुल सर। और उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे गोरखशेप पे एक रेस्टोरेंट ओपन था, और उन्होंने बोला वाकई में बहन, बहनी कहते हैं नेपाली में, बहनी आपने मतलब ये चुनौती अपने हाथ क्यों लिया है। और इसी बीच मेरी वहां दो लोगों से और भी मुलाकात हुई थी, कोई वाइल्ड लाइफ से थे और कोई फोटोग्राफी के यूट्यूबर थे, तो उनसे मुलाकात हुई थी। तो एक होता है सर कि आप अगर महिला होके कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो पुरुष प्रधान तो देश ही हमारा। तो उसके बाद जब मैं वापस आई तो फिर मैंने फंडिंग की सबसे मेन बात हो जाती है सर, कि हमें लेकिन स्पॉन्सर्स जब तुम बेस कैंप में गई थी तब कम से कम आने जाने का खर्चा वो तो फंड किसने किया था? खुद अपने आप ही? वो मेरी सेल्फ थी सर। मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा काम करती हूँ जिससे मुझे दो पैसे मिलते हैं, और वो कलेक्शन में रखती हूँ कि मुझे नेक्स्ट चुनौती के लिए वो रखना है। तो ये मेरा काम है सर, कि एडवेंचर भी कभी कभी करवाते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ जैसे बस्तर में हमारे जब कलेक्टर महोदय रजत बंसल सर जी आए थे, तो उन्होंने फर्स्ट जब वो आए तो उन्होंने मुझे एक चीज पूछा कि मैंने आपके बारे में सुना है और मुझे आपसे मिलना है। और एक होता है कि एक औधा रखे इंसान जब आपको पूछता है और आपसे बात करने की कोशिश करता है, तो समझ जाइए कि आपकी क्वालिटी कुछ तो होगी। उसी बीच में मैंने उन्हें हाँ भरा। और जब मीटिंग हुई तो उन्होंने उस भरे मीटिंग में सारे आला अधिकारी बैठे थे, उन्होंने ये पूछा मुझसे कि क्या आप इस लड़की को जानते हैं। तो सभी लोगों का नजर था मुझ पे और सभी का सर हिल रहा था कि नहीं, हम नहीं जानते हैं। तो यही कहा था उन्होंने कि इस लड़की को पहचानिए, ये छत्तीसगढ़ की पहली एवरेस्टर होगी। तो वो जो सेंटेंस था वो मेरे लिए घर कर गया था। और हमारे बीच एक छोटी सी डील हो गई थी। सर ने पूछा कि आप क्या करना चाहेंगे इस बस्तर जैसे क्षेत्र के लिए। मैंने कहा सर आप जो कहेंगे मैं वो करना चाहूंगी, सिर्फ मेहनत करना मेरा काम है, बाकी जो भी होगा वो देख लेंगे। और उन्होंने बोला कि यहाँ के बच्चों को रेडी करना है एडवेंचर के लिए। तो इसी बीच मैंने एडवेंचर करवाया सर। सो उसी बीच में मुझे सर ने एडवेंचर का एक डिपार्टमेंट संभाल दिया था, और मैंने 8 बच्चों को कलेक्ट करके तुरंत के तुरंत मैंने उनको समझाया कि एडवेंचर क्या है और एडवेंचर में क्या करना है। मैं 2-3 दिनों में ये सब कुछ सेटअप डाल दिया। और जब मैंने वो एडवेंचर करके दिखाया तो सर ने बोला वाकई में कि इस साइकिल अभियान को संभालने के लिए कितने लोग लगे, और इस एडवेंचर को करने के लिए वो अकेली लड़की ने इतना मेहनत कर लिया, तो पक्का इस लड़की में कुछ बात होगा। और वो हमेशा, लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि सर जिस दिन उस वाटर रैपलिंग कर लेंगे डाउन आके, उस 100 मीटर 100 फीट का जो रॉक है वो पानी से बहता हुए झरने के पास से नीचे उतरेंगे और क्लाइंबिंग अप करेंगे, तब मुझे लगेगा कि यस मैंने कुछ किया है। और आफ्टर 70 डेज हो चुका था और सर का मैं वेट कर रही थी। उन्होंने कहा नैना अगर फ्री हो तो आ जाओ, मुझे आज एडवेंचर करना है। और जब मैंने सर को करवाया तो आई फील रिलीफ कि यस कि मैं कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि एक आईएएस अधिकारी को अगर आप छोटी सी भी नुस्ख देंगे तो वो फट से पकड़ लेते हैं कि आप में गलती क्या है। सो यही चीज मुझे वो अनुभव हुआ कि मैंने कुछ किया। और वो 17 दिनों का जो गेप था जिसमें मैंने खाना पीना सब त्याग दिया था, सिर्फ मेरी मेहनत पे ध्यान था कि कुछ चूक ना हो जाए। एक छोटी सी चूक मेरे लाइफ को खराब कर देगी, बस इमेज को खराब कर देगी, बस ऐसा मन पे डर था। और वाकई में जब सर ने किया तो वाकई 3 दिन तक मैंने खाना खा के सिर्फ सोया है, कुछ काम नहीं। तो एक अनुभव था वो मेरे लिए। और मैंने यहाँ से बच्चों को एडवेंचर के लिए स्टार्ट किया, क्योंकि एडवेंचर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सिखा भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं, और सबसे अच्छा मेंटली और फिजिकली फिट रह सकते हैं, क्योंकि ये साहस का कार्य है। तो इस चीजों को बनाना हर किसी के बात नहीं होती, लेकिन हाँ अगर आपको एक अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए तो कोई भी कर सकता है, ये मेरी सोच है। तो इसी साथ करेक्ट। मैं आगे बढ़ी। और सर ने फिर सर को मैंने फाइल लाके दिया कि सर देखिए मुझे एडवेंचर तो मैं करवा रही हूँ, साथ में मुझे 2021 में एवरेस्ट के लिए जाना है। और लकीली
एनएमडीसी और कलेक्टर सर, हमारे शासन, जिला प्रशासन और शासन का, साथ ही एनएमडीसी जो प्राइवेट कंपनी है, वो दोनों का एक तालमेल बैठा और उन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप दिया। और एक होता है कि इतनी बड़ी अमाउंट आप पे एक विश्वास के तौर पे दिया जाता है, तो वो भी एक वेट हो जाता है कि मुझे ये लगने लगा कि वाकई में मैं ये कर तो लूंगी, पर मुझे करना ही होगा, क्योंकि ये अब अमाउंट का वेट है। साथ में मैं अपने राज्य को अलग दर्जा दिलाना चाहती थी, और मैं अपना नैना, स्टेट यहाँ को, मेरे दर्शक जानना चाहेंगे कितना अमाउंट होता है, नॉर्मली कितना खर्चा होता है एक बार? सर देखिए, अलग अलग एजेंसी होती है और अलग अलग अमाउंट होते हैं। जैसे किसी को 30-35 लगता है, किसी को 40 लगता है, कई कई लोग तो 60-60 देके जाते हैं सर। तो ये चीज था कि मेरे लिए कुछ डिस्काउंट भी था, क्योंकि नेपाल से काफी लोग मुझे जानते थे, और एक गुडविल मेरा ये था कि मेरा एक बिहेव बहुत अच्छा काम आता है सर। तो कुछ डिस्काउंट भी था, जैसे कई क्लोथिंग पे, कई इंश्योरेंस पे मुझे डिस्काउंट हो जाता था। तो इसका जो बजट था सर, वो मेरा 30-35 का था सर, ओके, अराउंड। तो ये ट्वेंटी जो फाइव पूरा, लैक्स यस सर, यस सर। तो इसकी अलग अलग बजट होती है सर। लोग करने वाले तो कम में भी कर लेते हैं, लेकिन वही है सर कि जिसकी एजेंसी नहीं है, वो आपको यही बोलेगा कि हम क्लाइंबिंग पे लेके जाएंगे, और आधे रास्ते से वापस लेके आए, वो आपका क्लाइंबिंग कैसा है? फिर उस पैसे की वैल्यू तो उतनी है सर, चाहे वो 30 दो या फिर 20 दो। तो ये था कि आपकी एक सुविधा होनी चाहिए, कि आपका बैकअप होना चाहिए था सर। तो बैकअप मेरे लिए ये था, अगर वेदर खराब हो जाता है, सडनली हम डाउन हो जाते हैं, तो क्या वापस जाने की एक चांसेस होगी? तो उन्होंने हाँ भरा था, सबसे बड़ी बात ये थी सर। और वैसे ही हुआ, जब मैं यहाँ से निकली 31 मार्च 2021 को, तो मैंने ये डिसीजन ले लिया था सर कि अब हमारे राज्य को एक अनोखा नाम से जाना जाएगा, कि हम में भी है वो दम, और हम कर सकते हैं कुछ ना कुछ अलग अपनी सोच के आधार पे। और मैंने एक कदम उठाया और आगे निकली। काफी जो राज्य के थे, उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग किया था मुझे, और राज्य के साथ पूरे भारत के लोग जो थे, मुझे कहीं ना कहीं से एक ब्लेसिंग था उनका, मुझे दुआओं में रखा था। उन्होंने प्रे किया था कि मैं एक अच्छा मोमेंट लाऊं, और निकल पड़ी अभियान के लिए। तो मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी के लिए निकली थी सर। तो उसमें भी एक चीज आता है कि इंडिया का जो फंड होता है, वो अदर कंट्री पे फंड नहीं रिलीज होता एज अ बैंक के थ्रू। काफी सारी दिक्कतें उसमें भी मैंने फेस किया था। तो जो स्टेप होता है सर, क्या होता है कि हम फ्लाइट से जाएं, और आपके पास 35 kg सामान है, तो फिर वो होता है लगेज है आपका, तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वो चीज मेरे दिमाग में था सर। तो मैंने यहाँ से बस लिया, यहाँ से 300 किलोमीटर बस, एंड 300 किलोमीटर के बाद दिल्ली, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी का ट्रेन लिया, ट्रेन से फिर उतरी, और फिर वहां से बस सुनौली बॉर्डर, गोरखपुर एंड सुनौली बॉर्डर तक मैंने बस से गई। मतलब आधी रात हो गई थी। एक अकेली लड़की, जो लड़की सफर से डरती थी, आज दुनिया में अकेले घूमती है। तो ये जो अनुभव का था, कहीं ना कहीं छोटे छोटे अनुभव से मैंने ये सीख लिया था कि मैं कितनी मजबूत हूँ, और मुझे ये प्रूव करना है। जब बॉर्डर पे खड़ी थी, तो एंट्री के टाइम में आर्मी वालों ने मुझे पकड़ा, बोले इतने सारा लगेज लेके आप कहाँ जा रही हैं? तो मैंने कहा हिमालय के लिए। उन्होंने मुझे बोला कि ये हिमालय के लिए वाकई आप जा रही हैं? बैग खोल के दिखाओ। तो उन्होंने चेक पोस्ट पे चेकिंग भी किया। मैंने बकायदा चेक करवाया। तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन किया था सर, एक डेयरिंग होता है सर माइंड सेटअप का, कि यस, जब कोई अफसर अफसर आपको पकड़ लेता है और आपकी गलतियों को ढूंढने लगता है, तो आपको सफाई कैसी रखनी चाहिए? अगर आप सत्य हैं, तो साफ बोलने ही का ही आदत बिल्कुल रखना ही चाहिए। और बिल्कुल सत्यता बहुत ऊंची चीज है, थोड़ी कड़वी होती है पर ऊंची चीज है। बिल्कुल। उन्होंने मुझे बोला आप इंडिया से हैं, तो क्या आप प्रधानमंत्री जी को जानते हैं? मैंने कहा हाँ जी, हमारे मोदी जी हैं, बिल्कुल मैं जानती हूँ। तो लगाओ उनको फोन। तो मैंने फोन बकायदा उठाया, हालांकि मेरे पास नंबर नहीं था। एक माइंड सेटअप था सर, कि मैं नंबर ढूंढ रही थी। बोले अच्छा, तो तुम सीएम को जानती हो अपनी? मैंने कहा हाँ जी सर, सीएम हमारे घर के माननीय भूपेश बघेल जी हैं। तो बोले उनको फोन लगा। मैंने उनके लिए भी लगाया। तो वो फोन जैसे लगाने का जो डेयरिंग देख के उनको ये लगा कि ये लड़की पहुंची हुई है, और इसे यहाँ से पास करो, इसके पास तो कोई सामान है नहीं। तो उनका भी एक फर्ज था कि उन्होंने अपनी ड्यूटी की, और मेरा भी एक फर्ज था कि मेरी डेयरिंग मुझे देना था। और मुझे बहुत अच्छा लगता है हर किसी से बात करना, क्योंकि ये एक स्माइल है कि आप आगे वाले के दुख को खत्म कर सकते हो। तो स्माइल के साथ बात करने से काफी चीजें खत्म हो जाती है। और जर्नी हमारी आगे की स्टार्ट हो गई। तो निकला से हम चले, नामचे पहुंचे। नामचे से मतलब ये 20 का स्टेप था, उसके बीच भी 2-3 जगह हमने स्टे किया। और जब बेस कैंप के लिए पहुंचे, तो एक अलग अनुभव था सर, क्योंकि जिस टाइम मैं बेस कैंप पे गई थी, वहां ना ही कोई टेंट था, और ना ही कोई लोग था, ना ही एक बर्ड्स दिख रही थी। बस माउंटेन्स चारों तरफ। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एवरेस्ट कौन सा है। लेकिन एक अनुभव होता है कि सर, मैंने गूगल पे एक ऐप डाउनलोड किया था, कि पता चला कि एवरेस्ट बिल्कुल छोटा सा दिख रहा था। और उसकी मैंने एक फोटो ली थी कि वापस तो मुझे आना है।
और मुझे नहीं पता था कि मैं जाके तुरंत आ जाऊंगी, और अपना एक मंजिल तय कर लिया था। उस बेस कैंप में बैठ के काफी सारे एक्लेमेटाइज किया, काफी सारे माउंटेन्स, छोटे छोटे माउंटेन्स क्लाइंबिंग किए। साथ ही एक होता है सर कि आपको फिजिकली साथ में फिट होने के साथ आपको मेंटली कितना प्रिपेयर होना है, कि सडनली कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस बीच आपको कौन सा डिसीजन लेना है। तो वो चीज बेस कैंप में बैठ के हमें सिखाया गया। फिर हम आगे बढ़े बेस कैंप के लिए। मुझे 13 मई को टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे होना था सर, 21 में। तो मुझे ये लगा था कि शायद अब परफेक्ट हम सही जा रहे हैं और सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो काफी सारे क्लाइंबर्स थे जिनसे हमारी बात हुई, जिन्होंने अपना भी कुछ मतभेद रखा, कुछ क्वेश्चंस थे वो भी था, किसी के आंसर थे, कोई सुझाव था, वो सारे हमको मिले और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। जब कुंभू का ग्लेशियर, जब मैं रात के 11 बजे जब मैं नीचे वहां खड़ी थी, रोज सुबह देखती कि वाकई में मैं ये ग्लेशियर को चढ़ लूंगी, बस मन पे अपने अंदर क्वेश्चन रहता था कि चढ़ लूंगी। और फिर अंदर से बात भी आती थी कि नैना तुझे ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी है पूरे राज्य के लिए, और तुम करोगी तो शायद आने वाला हर एक क्लाइंबर यहाँ पे आएगा। तो मेरे मन में ये चीज ख्याल कर गई और मैं आगे बढ़ती रही। जब कुंभू ग्लेशियर के नीचे रात के 11 बजे जब मैं फर्स्ट टाइम खड़ी हुई, तो मुझे पता चला कि वाकई में कुंभू ग्लेशियर इतना बड़ा है। ये वही लोग हैं जो सारी सुख सुविधा फैसिलिटी में जमीनी स्तर पे रहते हैं और किसी चीज की वैल्यू नहीं समझते, ना पानी का, ना हवा का, ना खाने का, ना जो सुख सुविधा है उन चीजों का भी वो आभार व्यक्त नहीं कर पाते। लेकिन एक सच्चा माउंटेनर ऐसा होता है कि वो हर एक चीजों की वैल्यू उस समय पे समझता है। तो वो चीज मुझे हर किसी के लिए सोचना पड़ रहा था कि हर एक जीव जंतु मतलब हमारे लिए कितने प्रिय होते हैं, एक प्रकृति हमारे लिए कितना प्रिय है, हर एक लोग कितने कीमती होते हैं, हर एक समय कितना कीमती है। और वो करना स्टार्ट जब हम रात के 11 बजे जब कुंभू चढ़ना स्टार्ट किए, तो कैंप 1 चढ़ते चढ़ते मतलब दूसरे दिन 4 बज गए थे। अब आप सोचिए कि रात का, सुबह का भी 4 बज गया, फिर शाम का 4 बजा, और उसके बाद वो 4 बजे जब मुझे वो कैंप दूर से दिखा, तो मुझे ये लगा कि वाकई में मैंने अपने लाइफ में सहारा का मरुस्थल सुना था, ये तो ग्लेशियर का मरुस्थल है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और मुझे ये चीज का बिल्कुल भय नहीं था कि वहां पे कौन सा एक्सीडेंट कहाँ होगा, मतलब माइंड इतना प्रिपेयर एंड सेटअप था। और जब हम कैंप 1 पहुंचे तो पता चला कि वहां पे सामान छोड़ के वापस से कुंभू क्रॉस करके नीचे आना है। तो आप सोचिए, जब आप एक स्टेप लेते हैं तो आप बैक आना पसंद नहीं करते। ये जनरली से स्वाभाविक चीजें हैं कि अपने लक्ष्य के लिए कोई एक स्टेप लेता है तो वापस आना पसंद नहीं करता, वो सेकंड स्टेप लेना चाहता है। लेकिन माउंटेन्स में ऐसा होता है कि आपके सामान छोड़ के नीचे आने का जो कार्रवाई है वो आपके बॉडी एंड मेंटली फिजिकली आपको वहां पे फिट रहने का तरीका है, कि आप एक्लिमेटाइज भी हो जाते हैं और नीचे आने के टाइम में आपको वो जी परिस्थिति, जब आप सक्सेस को प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद जब नीचे आने का जो उत्सुकता होती है वो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जिस तरीके से आप गए हैं उसी तरीके से आपको नीचे आना है, बस ये चीज मेजर होता है माउंटेन्स पे। देन हम जब नीचे आए तो मन में ये ख्याल रहा था कि वाकई में दूसरे दिन इसी पहाड़ से आना है। तो एक भय वाला क्वेश्चन भी था और जवाब भी था, तो वो बना हुआ था। फिर नेक्स्ट डे हम लोग कैंप 1 के लिए वापस से रात के 11 बजे निकले और फिर 4 बजे शाम के पहुंचे फिर कैंप 2 के लिए। तो कैंप 1 से कैंप 2 का डिस्टेंस पार करना और बेस कैंप से कैंप 1 का डिस्टेंस पार करना, मतलब एक अलग अलग अनुभव था। हर कैंप के बीच का जो अनुभव था वो बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब पहले तो मुझे सिर्फ चट्टाने दिख रही थी बर्फ की, फिर खाइयां नजर आने लगी, फिर आप जहां पे लैडर यूज कर रहे हैं, जहां पे क्रैम्पॉन्स का बकायदा यूज कर रहे हैं, जहां पे आपको ये पता चल रहा है कि ये डेंजरस जगह पे आपको कैसी सेफ्टी रखनी है और आप सेफ के साथ आपकी टीम को कैसे मतलब निकालना चाहिए। तो एक माइंड सेटअप वहां पे धीरे धीरे चलता रहा। और 13 मई को हम जब कैंप 2, मतलब 13 मई का हमारा टारगेट था कि हम सबमिट में पहुंचेंगे, तो 35 क्लाइंबर्स हम लोग बेस कैंप से छूटे थे। वेदर चेक किया था, वेदर बहुत अच्छा था। लेकिन एक चुनौती होती है कि जब हम मंजिल को बहुत इजी समझ लेते हैं तो वो मंजिल बहुत हावी हो जाती है, और मंजिल को जब हावी समझते हैं तब वो मंजिल थोड़ी इजी हो जाती है, तो उसमें मेहनत का फर्क होता है। तो मुझे लगा कि शायद मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ और मंजिल के बहुत करीब हूँ, तो आगे बढ़ती रही। और वैसे ही 35 क्लाइंबर जब हम वेदर चेक किए कि वेदर बहुत अच्छा है और सुबह के 13 मई का हम लोगों का टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा, हम निकल पड़े। पर कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 वापस से वो चढ़ना, मतलब 5,000 मीटर से 6,000, 6,000 मीटर से 7,000 मीटर, 8,000 मीटर में जब हम पहुंच गए 12 मई को, 8,000 मीटर पे जब हम पहुंच गए, तो एक होता है कि उसे डेड जोन कहते हैं, यस, कि सडनली कुछ भी कभी भी हो सकता है, उसको यस, जो वहां है व्यक्ति वही समझ सकता है। और मैं रात के 2 बजे कैंप 3 से चलना स्टार्ट की और
शाम के 4 बज रहे थे जब मैं डेड जोन को पार चढ़ने वाली थी, खड़ी वॉल को क्रॉस करके बिल्कुल चढ़ने वाली थी, और विंड इतनी गंदी थी कि मेरे वो हर कदम को पीछे फेंक रहा था। ऑक्सी सिलेंडर लेके चल रहे थे, ऑक्सी मास्क लगा हुआ था, और वो मास्क से जो वाष्पीकरण नीचे की तरफ आ रहा था वो बिल्कुल जमा हुआ था मेरे सीने के ऊपर पे। जो हमारा गेटअप था उस गेटअप पे पूरा वो लगा हुआ था, बर्फ जमा हुआ था। यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब इस चुनौतियों को पार करके बस अब सामने मंजिल है, 800 मीटर रह गया है, 2 घंटा रेस्ट करना है, 6 से 8 बजे तक रेस्ट करेंगे, 8 बजे चलना स्टार्ट करेंगे, हमारा ये थीम बन गया था। और मैं और मेरा जो गाइड था वो बैठे, और उस गंदे वेदर पे आपको पता होगा कि 2021 में साइक्लोन चला था जो हिमालय पे काफी असर किया था। वहां पे व्हाइट हाउस होना, स्नोफॉल होना, वेदर का बिगड़ जाना, सडनली एवलांच आ जाना, ये कॉमनली हो जाता है। जितने हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं उतने रिस्क पाल लेते हैं। तो हमने देखा जो हमारा टेंट था वो पहले अवलांच में ही पार हो गया था, और कई सारे हमने जो सामान रखे थे, सिलेंडर्स रखे थे, वो काफी सारे खाई में चले गए थे, तो वहां अवेलेबल नहीं था। साथ ही हमने ये चीज चुनौतियों में रख लिए कि थोड़ा खाएंगे पर करके आएंगे, थोड़ा लेंगे पर करना यही है, तो एक टास्क बन गया था। लेकिन जब हम डेड जोन पे पहुंच गए 8000 मीटर पे, रात के 7 बज रही थी और हमें बहुत तेज से भूख लगी थी, अब हमारा टेंट भी नहीं था और खाना पीना तो सब चला गया था उस एवलांच के चक्कर पे। जो विंड थी वो 70 से 80 की स्पीड में चलती है उस हाई एल्टीट्यूड में, और जो हवा का जो झोंका था वो बिल्कुल टेंट को फाड़ दिया था। हम किसी और के टेंट में थे, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। और जब उस टेंट में गए थे तो कम से कम नी तक वहां पे स्नो पड़ी थी। उस टेंट को साफ करके मैं जब अपने रुकसेक पे हाथ डालती तो वहां से भी स्नो निकल रहा, बर्फ निकल रहा। अब आप सोचिए कि पूरा समझ ये रहा था कि हम पूरे टाइम अभी तपस्या में है, और इस तपस्या को करके बस 800 मीटर और चढ़नी है, बस एक टारगेट बन गई थी। लेकिन जब 7:30 बज रही थी, समय ऐसा हो गया था कि मैंने बॉटल का पानी निकाला, भूख बहुत तेज से लगी थी पर बोल नहीं पाई कि मुझे भूख लगी है। पानी का एक सिप लिया, मैंने कहा 2 घंटे हम आराम कर लेते हैं, शायद वेदर साफ हो जाए तो हम आगे निकलेंगे। और इसी चलते हमने वहां रेस्ट किया। पता ही नहीं चला उस गंदे वेदर पे कि हमने सुबह का 7 कैसे बज गया। और वो मौसम की जो मार थी और वो जो सिचुएशन था वो यहाँ पे घर कर गया था। लेकिन दिमाग में ये था कि मेरे राज्य को एक अलग पहचान दिलाना है, और ये 800 मीटर मुझे चढ़ना ही पड़ेगा, किसी भी कंडीशन में मुझे भारत देश का तिरंगा वहां पे लगाना है। बस ये मेरे अंदर था। मैंने उस वेदर को नहीं देखा, उस चुनौतियों को नहीं देखा, बस एक थीम मेरे अंदर घर कर गई थी। लेकिन दूसरे दिन ऐसा हुआ कि वो 35 टाइमर्स, उसमें से 2 छोड़ के बाकी सारे डाउन की तरफ आ गए थे और हम 2 बज गए थे। तो उन्होंने मुझे उठ के ये कहा कि नैना जी हमको नीचे जाना पड़ेगा बहन, ये मौसम सही नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे कह रहे हैं, हम तो 800 मीटर ही रह रहे हैं, और 800 मीटर से नीचे कैसे जाएंगे, फिर वापस से कैसे आ पाएंगे। मतलब एक दिमाग से क्वेश्चन। ये यू मीन टू से 35 में से सिर्फ 3 के अलावा बाकी सब नीचे चले गए? 4 के अलावा सर, 4 के अलावा बाकी सब हम वापस चले गए थे? वापस चले गए थे, और हम 4 थे। और 4 में फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर हम जिंदा रहे तो वापस से क्लाइंबिंग हो सकती है, पर इस प्रकृति को हम नहीं झेल सकते, हमको नीचे जाना पड़ेगा। और हमने डिसीजन लिया कि हम लोग नीचे जा रहे थे, और वो जो 2 क्लाइंबर थे सर वो ऊपर की तरफ जा रहे थे। हम नीचे आ रहे थे, वो निकल चुके थे ऊपर की तरफ। और नीचे आते हुए कई सारे एक्सीडेंट हुए सर। वो एक्सीडेंट बहुत लंबा था मेरी जर्नी का, और बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि स्नोफॉल जब कंटिन्यू गिरता है सर, उसे रूट ओपनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिस रोप पे हम फिक्स होते हैं उस रोप को ढूंढ पाना कि वो बर्फ के नीचे कितना दब गया है, वो चीजों को ढूंढ पाना बहुत रिस्की हो जाता है। तो हम तो नीचे सही सलामत नीचे आ गए सर, कि कैंप 3 एंड कैंप 4, कैंप 2 तक नीचे आ गए। इवन बेस कैंप तक नीचे सही सलामत आ गए। लेकिन जब हम कैंप 2 पे पहुंचे तो पता चला जो 2 क्लाइंबर ऊपर की तरफ जा रहे थे उनका डेथ हो गया था। तो एक चीज होती है सर कि जिसे हम हमारे साथ में थे और वो 2 एक्सपायर करते हैं, तो एक मन में और चीज घर कर जाता है कि नेगेटिव पॉइंट हमें बहुत जल्दी घेर लेती है। लेकिन उस बीच में भी एक हिम्मत था कि हम उससे ऊपर मिलेंगे। हमें ये नहीं मालूम था कि वो कैसे मिलेंगे, लेकिन हम उससे ऊपर मिलेंगे। फिर उसी बीच साइक्लोन का जो वेदर था वो 1 वीक ओपन नहीं हुआ, हमें बेस कैंप आना पड़ा वापस से। और बेस कैंप में 1 वीक रहना मतलब आप समझिए 8 दिन आप एक जगह पे बैठते हैं, तो वो माउंटेन्स के लिए हम सेफ नहीं होते, क्योंकि कंटिन्यू यहाँ से वहां से कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं दिख रही थी। इसी बीच हमने काफी छोटे मोटे वहां के माउंटेन्स और क्लाइम किए ताकि एक्लिमेटाइज होते रहे बॉडी, कि कुछ ना कुछ करे, क्योंकि रात के तो सोना है ये पता था, लेकिन दिन भर बैठेंगे तो हमारी बॉडी
बिल्कुल ब्लड सर्कुलेशन हमारी रुक जाएगी। तो ये चीज सोच के हमने काफी छोटे छोटे माउंटेन्स वहां पे क्लाइंब किए। फिर बाद में हमने वेदर कलेक्ट किया अदर कंट्री का, कि वेदर कैसा है क्या है। फिर पता चला कि नेक्स्ट अभी होने वाला है। और इसी बीच हमने आगे वेदर को देखा तो 23 मई का था कि वेदर ओपन लग रहा था और हम निकल पड़े थे। और मुझे एक चुनौती मिल गई थी सर वहां पे कि एवरेस्ट का वेदर क्लियर होगा या नहीं वो कंफर्मेशन नहीं था। लेकिन उन्होंने मुझे नीचे ही बता दिया कि माउंट लॉस है जो वर्ल्ड की 4th हाईएस्ट है वो ओपन होगी। क्यों ना आप, अगर वो नहीं होता तो ये कर ले, एक जो पैसे लगाए हैं जो बजट लगाया है वो आपके हाथ में आ जाए, कि ओके। खाली हाथ घर ना लौटना पड़े। तो मेरे दिमाग में ये चीज आया कि हाँ। मैं यही सोच रहा था कि तुम्हारा जो लोत्से कहाँ बीच में रह गया, अभी तक लोत्से जी तो आया ही नहीं, बिल्कुल। तो नाउ जी इट हैज बिल्कुल। कम। या तो लाहौर से ये चीज था सर। तो मैं जब निकली सर 19 मई हम लोगों ने निकलना स्टार्ट किया बेस कैंप से। एंड कैंप 1 कैंप 2 सेम रूटीन। अब आप सोचिए सर कि जब कोई एक रास्ते में टायर्डनेस हो जाता है तो वो रास्ते में जाना कोई पसंद नहीं करता, कहता है कि बहुत गड्ढा है हमसे गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन वहां पे इतनी सारी खाइयों को देख के हम एक बार रूट देख लिए हैं और वापस से उस रूट में कई बार अप डाउन हो रहे हैं, तो हमारा एक माइंड सेटअप हो गया था ये तो अब करना ही पड़ेगा। तो हम लहौसे की तरफ निकले। और 23 में मैंने लहौसे की चोटी जो वर्ल्ड की 4th हाईएस्ट है उस चोटी पे देश का जब झंडा फहराया तो वाकई में फील हुआ कि यस मैंने कुछ किया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की मैं पहली महिला थी, पहली व्यक्ति थी कि वहां पे उस माउंट लॉसे की चोटी पे मैं फतेह की। साथ ही मैंने हमारे स्वामी विवेकानंद जी का झंडा, छत्तीसगढ़ राज्य का झंडा, एनएमडीसी, अमचो बस्तर, ये लोगो वहां पे फहराया। और हिंदू होने के नाते मैंने श्री राम जी का झंडा वहां जय जयकार के साथ लहराया। साथ ही साथ मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी नहीं किसी से कम, बेटी से मिलेगा देश को दम, ये जो मिशन है मैंने वहां पे एक नारा लगाया और फ्लैग ऑफ किया। साथ में सारे हमारे जो भारतीय थे, मुझे नहीं मालूम था क्योंकि ध्यान हमेशा एवरेस्ट पे था, क्योंकि एवरेस्ट की चमकती चोटी मुझे बस दिख रही थी और लग रहा था कि अगला जो मिशन है वो मुझे ये करना है। पर मैं लहौसे में खड़े होके 4th हाईएस्ट में खड़े होके 1st हाईएस्ट की सोच रही थी। तो मेरे दिमाग में ये चीज आ गया कि मुझे देश के लिए कुछ डेडिकेट करना चाहिए, देशवासियों के लिए करना चाहिए। तो उस सिचुएशन में 8,516 मीटर में मैंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गीत सारे को डेडिकेट किया। और जब करके आ रही थी तो वापस जब मैं सबमिट के बाद हम जब आते हैं तो कैंप 4 हमारा थोड़ा स्टे पॉइंट होता है। तो मुझे लगा कि हम स्टे करने के बाद शायद मैं तो लॉस से आप क्या कहना चाह रही हो कि जो कैंप 4 है वहां से लोत्से भी जा सकते हैं, वहीं से एवरेस्ट को भी जाते हैं? नहीं सर, नहीं सर। कैंप 4 लॉस का अलग है और ओके एवरेस्ट का अलग है सर। ओके। जी, वो बिल्कुल डिफरेंट साइड है। कितना डायगोनली देखा जाए तो कितना दोनों में मतलब? समथिंग 500 मीटर समथिंग डिस्टेंस है सर। ओके। 500 मीटर डिस्टेंस है। 5 to 800 मीटर समथिंग डिस्टेंस है दोनों के तो क्या बीच में। फिर बेस से ही जाना पड़ता है लोत्से के लिए, जो बेस कैंप है सर एवरेस्ट का? जी 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 बिल्कुल, जो कैंप 1 कैंप 2 कैंप 3 है वो बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है। कैंप 4 होते हुए मतलब एवरेस्ट लहौसे का कैंप 4 होके हम एवरेस्ट के 4 कैंप में जाते हैं। अच्छा, लोत्से के कैंप 4 से एवरेस्ट के 4 कैंप में जाना। 4 कैंप की तरफ जाते हैं। सो तो वन टू वैसा थ्री होता सेम, 1 2 3 सेम है। है। हाँ, 1 2 3 सेम है, बिल्कुल ओके। एकदम सेम है, रूट सेम है। उसके बाद ऐसा हुआ सर कि जब मैं कैंप 4 में वापस लौटी तो बहुत टायर्ड हो गई थी क्योंकि पूरा ध्यान मेरे एवरेस्ट पे था। मतलब वो सुबह की वो लालिमा, वो जो किरण है वो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी कि तुम क्यों नहीं आई, वो क्वेश्चन लग रहा था मुझे। और मैं आते आते बहुत टायर्ड हो गई थी क्योंकि खाने का समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा पानी वानी का भी सिचुएशन सही नहीं था। बस दिमाग में ये चीज था कि मुझे अभी एवरेस्ट करना है। और जब मैं आके अपने शेरपा से बोली कि दाई अब हम एवरेस्ट के लिए जाएंगे, तो उन्होंने मुझे डांटा, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में हर कोई एक जैसा नहीं होता। क्योंकि हाइपो किसी को हो जाता है, कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, कोई छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा हो जाता है। इवन कई लोग बीमार भी हो जाते हैं, सीक हो जाते हैं इसके वजह से, मेंटली से। फिजिकली तो हम थक गए थे लेकिन मेंटली मैं प्रिपेयर थी कि मुझे एवरेस्ट करना है, क्योंकि मुझे मालूम था मेरे राज्य को हिमालय मतलब एवरेस्ट और एवरेस्ट मतलब हिमालय पता है। ये लहौसे को मैं जाके बताऊंगी तो ये नहीं समझेंगे। तो मुझे उन्होंने ऐसा डांटा कि तुम कैसी लड़की हो, कितना बड़ा चुनौती हाथ अपने ले ली हो और विजय भी हासिल कर रही हो, तुम्हें हंसी नहीं आ रही, खुश नहीं हो, और तुम एवरेस्ट एवरेस्ट कर रही हो। मैंने कहा दाई क्योंकि मुझे एवरेस्ट के लिए आई थी, मुझे एवरेस्ट ही करना है।
तो एक शेड्यूल था ऐसा कि उस बीच में उन्होंने मुझे बहुत खरा खोटा सुनाया कि तुम जैसी ढीठ लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुम अड़ियल हो, तुम मतलब इतना कैसे जिद्दी हो सकती हो। तो मैंने एक स्माइल किया, अंदर से रो रही थी, एक स्माइल करके कहा कि दाई शायद आप नहीं पहचान पाए, और ये पहचाने उसके लिए मैंने शुक्रिया अदा किया। क्योंकि एक बहुत अच्छा चीज था कि मैं जहां डिमोटिवेट हो रही थी उस शब्दों को मैंने मोटिवेट के लिए रख लिया। और मैं वापस से कैंप 2 की तरफ आई। उसी बीच में एक इजराइल की लेडी थी जिसके जो गाइड थे वो छोड़ के चले गए थे, तो उनको भी मैंने रेस्क्यू किया था। और रेस्क्यू करने में इतनी टाइम लगी कि जब हम नीचे आ रहे थे तो रात के 11:30 बजे मैं कैंप 2 6,400 मीटर में उन्हें लेके आई। और जब हम टेंट में मैंने उनसे लाया तो स्नो ब्लाइंड हो गई थी वो। तो स्नो ब्लाइंड इज, उस सिचुएशन में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा दिमाग सिर्फ एवरेस्ट पे था और साथ में वो मुझे ऐसे लग रही थी जैसे वो मेरी माँ हो। तो मैंने उनका रात भर वो तकलीफ जो बॉडी में था, जो मेंटली मैं परेशान हो रही थी, मैंने उनका केयर किया। सुबह फिर उनको मूव की तरफ नीचे के लेके आया। जो हमारा एजेंसी का मालिक था, इवन जो शेरपा था, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि तुम क्या करना चाहती हो। तो मैंने उनको यही बताया कि कुछ दूरी और रह रही है और मुझे एवरेस्ट करना है। तो उन्होंने मुझे चुनौती में ये कहा, तुम मरोगी, तुम वेजिटेरियन हो, तुम कुछ नहीं खाती हो, ये थोड़ा सा खाने से आप एवरेस्ट नहीं कर लोगी। बस उन्होंने मुझे ये चीजें सुनाई और छोड़ के नीचे की तरफ आ गए। तो 6,400 मीटर में एक टाई अप कंपनी थी जिनके पास से कुछ फूड मिल जाती थी। तो एक दाई थे, अनूप अनूप राय करके। तो मैं उनसे कहती थी कि दाई मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप मेरे साथ चलते तो वो सबमिट हो जाती। वो कुक थे। और इसी बीच हमारा उनसे बात होता था। और हम 7 से 8 दिन वहीं बिताए। मतलब 23 मई जब मैं वापस आई वहां से 28 मई तक मैं वहीं थी उनके साथ में। और इस बीच की जो जर्नी थी, जब मैं अकेली लड़की वहां रह रही हूँ, तो एक सर्वाइवल बहुत अलग हो जाता है उस 6,400 मीटर पे। अगर इंडिया पे अगर 6,000 मीटर कर ले तो वो हमारे लिए एवरेस्ट हो जाता है। और अदर कंट्री में तो हम 6,400 मीटर पे बैठे थे। इस सिचुएशन में मैं बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि मुझे एवरेस्ट करना था और वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो 2021 को 28 मई को ऐसा हुआ कि मैं मेंटली इतनी टायर्ड हो गई थी कि मैं फॉरगेट हो गया कि मेरी मम्मी कौन है, मेरा घर का पता क्या है, अगर मैं छत्तीसगढ़ जाऊंगी तो मैं किसके पास जाऊंगी सबसे पहले, ये सब भूल गई थी मैं। क्योंकि उस सिचुएशन में आप मेंटली ज्यादा सोचते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि सी लेवल से जैसे जाते हैं तो हमारी ब्रेन पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। और ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो कई चीजों से हम डिवाइड हो जाते हैं। तो वैसी सिचुएशन आ गई थी और मैं रो रो के ऐसी हो गई थी, मेरे चेहरे सूज गए थे क्योंकि उस सिचुएशन में ऑक्सीजन नहीं था। और उस कम ऑक्सीजन में अपने सर्वाइवल करना मेरे लिए बहुत सारी दिक्कतें आई। लेकिन मेरे को ये मालूम था कि मुझे सिर्फ एवरेस्ट का एक थीम दिख रहा था कि मुझे वहां देश का झंडा गाड़ना ही है, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिला है और वो करना पड़ेगा। तो तो जो साथ में जो जो एजेंसी तुम्हारे सपोर्ट में थी वो तुम्हें छोड़ के वापस आ गई? भी वो नीचे बेस कैंप के लिए आ गई थी और मैं 1 वीक वहीं बैठी थी। और जो टाई अप टीम थी उनको बताया कि मुझे आगे जाना है चाहे जो हो जाए। और वॉकी टॉकी से हमारी बात होती थी। तो मैं उनसे यही कहती थी कि मुझे आगे जाना है, मुझे नीचे नहीं आना। तो सब लोग का एक सोच था कि कम खाती है, धीरे से चलती है, कैसे करेगी, ये तो मर जाएगी, और इसके साथ जो भी जाएगा वो मर जाएगा। लेकिन मैं कहती थी कि मैं करूंगी, चाहे जो हो जाए वो मैं करके दिखाऊंगी, क्योंकि वो अंदर की एक शक्ति थी मुझे जो बताती थी कि हाँ अपने वो है। और वैसे ही हुआ कि 28 मई को रात के 11 बज रहा था और हम लोग सब सो रहे थे। जो पुरुष की टीम थी वो दूर दूर उनका जो टाई अप टीम थी उसका थोड़ा दूर दूर टेंट था और मेरा एक अलग सा टेंट था। एवलांच आ गया रात के 11:20 पे। और उस एवलांच की शिकार मैं भी हो गई, क्योंकि टेंट पे जब एवलांच आया तो वो पूरा दब चुका था और मैं बिल्कुल सीधे सो रही थी। जब सीने पे जब अटैक किया वो स्नो आइस का जो, वो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मेरी सांसें रुक जाएगी। तो मुझे मालूम है मैंने एसएनआर कोर्स किया था। तो वहां पे ऐसा होता है कि बर्फ का गड्ढा बना के आपको नीचे पाट दिया जाता है और वहां पे 5-6 लोगों को खड़े कर दिया जाता है। उसमें आपकी कैपेसिटी नापते हैं कि आप अगर कभी ऐसे सिचुएशन में आते हैं तो कैसा फील करते हैं। तो वो चीज का एक अनुभव रहा मेरे लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा दम निकल जाएगा और मुझे बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा था। और एक गरम गरम आंखों से आंसू निकले। तो मुझे लगा कि मैं जिंदा हूँ उस बीच में, और मैं अपनी माँ की हूँ। तो एक माँ का सब कुछ मुझे मिला।
तो यही लगा कि शायद मैं नहीं लौट पाऊंगी, ऐसा सोच ही रही थी। और वो आंसू ने मुझे एक जागृत करने की शक्ति दी कि वाकई में मैं जिंदा हूँ। और मैंने कोशिश किया कि अपने माइंड को एक्टिव रखूं। बॉडी भले काम नहीं कर रहा, पर माइंड एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि माइंड एक्टिव है तो बॉडी ऑटोमेटिकली काम में आ जाएगा। और मैंने ये सोच लिया था। उसी के साथ वो जो विंड चली थी, उस विंड में जो स्नो था वो बिल्कुल इतने फास्ट थे कि वो निकल गया और टेंट वापस से रिसेट हो गया मुझे। तो वो मेरे लिए बहुत लकी था। उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि सभी लोगों की दुआ वहां काम आई थी। जिसको मैं दाई कह रही थी, जो कुक था, वो इतने गंदे तरीके से दबा हुआ था। मतलब उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था कि कौन कहाँ किस किस सिचुएशन में, समझ ही नहीं आ रहा था। किसी का टेंट उड़ गया, किसी का पूरा राशन उड़ गया, किसी का सिलेंडर उड़ गया उस सिचुएशन में। और जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उनका एक आवाज मेरे कानों पे पड़ी कि वो नैना बहनी कहाँ है, देखो। आप सोचिए, जो मरने वाला व्यक्ति है वो अपनी ख्याल ना देख के अगर वो किसी और के बारे में पूछता है, तो उससे बड़ा भगवान हमारे लिए कोई नहीं है। तो वो मेरे अंदर घर कर गया। और 29 मई को ऐसा हुआ कि सब लोग सोच लिए कि भगवान ने चुनौती दे दिया, इवन प्रकृति ने भी ये बोल दिया, ऊपर आने से मना कर दिया और हमें नीचे जाना पड़ेगा। और अधिकतर लोग नीचे जा रहे थे। उसी बीच मैंने दाई से बोला कि दाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ जाऊंगी तो शायद मेरा एवरेस्ट हो जाएगा। और वो भी एग्री हो गए। एक हमारे यहाँ से से एक कर्नल सर थे, जो यादव करके हैं। उनकी एक जज्बा दिखी थी कि मुझे भी कुछ करना है। और कि वो ये कर कि देखो ना, चाहे जो हो जाए, एक चीज मिली है, लाइफ मिली है और पास में है एम, तो आगे बढ़ना है। तो उनका एक डायरेक्शन था कि वो 54-56 ईयर के थे। अगर वो मुझे समझा रहे थे तो मैंने भी उन्हें एक डेयरिंग दे दिया था कि सर हम साथ में चलेंगे चाहे जो हो। ऐसा हुआ कि वापस से वही सेम डेड जोन हम आया। और डेड जोन हम नहीं पहुंचे थे उसके, हाँ डेड जोन हम पहुंच गए थे और उसके तो ये आगे जो ये 800 क्या, मीटर ये जो कर्नल यादव जो आपने बताई आपके साथ क्लाइम कर रहे थे? जी, ये टाई अप टीम थी। हमारी दो दो कंपनी टाई अप थी। ओके। एक मेरी जिस कंपनी से मैं थी और एक दूसरी टीम थी। तो ओके। टाई अप टीम थी, तो वो साथ में थे। और उनका एक जज्बा था कि मुझे करना है। तो मुझे वो जज्बा, जब मैंने सोचा कि वो कर सकते हैं तो मैं, और उस सिचुएशन में वो मुझे समझ रहे थे। और हम आगे निकले। और 8,000 मीटर में ले दे के तो पहुंच ही गए थे। क्योंकि अब सोचिए ना कि हम बार बार उसी रूट में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसी वेदरों का मार खा रहे हैं, मात हो रही है, फिर भी हम अपना लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने उनको बोला था 31 मई को कि सर, चाहे जो हो जाए, आपको हर कदम मेरे आगे चलना है या आप मेरे आगे पीछे होंगे बस, ताकि हम लोग कवर अप कर लें। और वैसे ही हुआ कि हम आगे चलने लगे। रात के 8 बजे डेड जोन से हमने, हाँ, सबसे अच्छी बात, जब मैंने कैंप 3 से कैंप 4 की तरफ आई, तो मुझे वही डेड बॉडी मिली जो 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और वो देखने के बाद एक ख्याल आया था कि उस समय मुझे गिव अप कर लेना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैंने एक अपने अंदर का जुनून देखा था कि मेरे राज्य के लिए मुझे कुछ करना है, कि जो मुझे स्पॉन्सर मिला वो खाली नहीं जाना चाहिए। और इसी बीच मैंने अपना एक अगला कदम उठाया और हम डेड जोन से रात के 8 बजे की, छः 6 बजे से 8 बजे तक रेस्ट किया। 8 बजे की तरफ मूव किया, ऊपर की तरफ। और हम कंटिन्यू चलते रहे। समथिंग वो 200 मीटर चल रहे थे। और वो बहुत थकने लग गए थे, क्योंकि उनका शेरपा उनके पास नहीं था। कि क्या सिचुएशन हुआ वो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैं पीछे थी। काफी सारे क्लाइंबर्स थे, अदर कंट्री के भी थे, तो चल ही रहे थे। और उन्होंने कहीं बीच में रुक गए और मैंने उनको बोला कि ज्यादा रेस्ट मत करना, तुरंत ऊपर आना है। तो उन्होंने, एक होता है ना कि एक बाप बेटी वाला बॉन्डिंग हो गया था। तो वो मुझे कहते तुम आगे बढ़ो, मैं आ ही रहा हूँ। पर क्या हुआ पता नहीं, जब मैं आधी रात, रात के 1:30 बजे एक प्लेटफॉर्म पे पहुंची, तो देखा वो पीछे मुझे दिखे नहीं। और ज्यादा उस वेदर पे खड़े होना मेरे लिए सही नहीं था, क्योंकि खड़ी चढ़ाई थी, सामने हिलेरी स्टेप आने वाला था। तो ये सब सिचुएशन क्या होता है कि बालकनी आने वाला था। तो उस बीच में आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन के आगे मैं आगे बढ़ी। तो रात के 1:30 बजे के आसपास मैंने किसी से पूछा कि वहां से कोई सर आ रहे हैं क्या, कोई बैठे हुए थे। तो
तो बोले कि नहीं हमें नहीं दिखे, शायद वो नीचे की तरफ मुड़ गए। तो मुझे लगा कि चलो नीचे जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सेफ ही हो जाएंगे। और मैं आगे की तरफ निकली। रात के 2 बजे मुझे भूख लगी थी बहुत तेज से, पता ही नहीं चला कि वो भूख कैसी थी। और मेरे पास एक एनर्जी बार जेल था। बार मुझे मालूम था कि ठंड से दांत इतनी हो गई थी कि मैं उसे तोड़ नहीं पाती, और मैंने जेल का सहारा लिया। तो जो मैं ग्लव्स लगाई थी, वो ग्लव्स इतने मोटे होते हैं कि वो एक पॉकेट में जाना ही नहीं पड़ेगा। तो बाजू से कोई आ रहे थे, मैंने कहा सर मेरे पॉकेट में एक जेल रखा है, प्लीज उसे निकाल के दीजिए। और उन्होंने जब निकाल के दिया, बस मास्क हटा के मैंने जेल का पॉइंट ही निकाला था और वो बिल्कुल बर्फ बन गया था। और उस जो ठंड है -30 -40 की, वो मेरे दिमाग में नहीं मालूम वो कितनी ठंड होगी। और मैं बस आगे के लिए सोच रही थी, और वो भी नहीं खा पाई, वापस से उसे डाला और अपना कदम आगे बढ़ाया। रात के 2:30 के मुझे ऐसा लगा कि काफी क्लाइंबर्स पास में दिख रहे थे, तो वो था एक टेबल पॉइंट होता है, वहां पे थोड़ा हम अपना सेटअप बना सकते हैं, कुछ पानी पी के सेटअप करके फिर आगे की तरफ। तो मुझे लगा शायद हम इतने जल्दी पहुंच गए, अब फोटो कैसे लूंगे। तो मन में एक खुशी था कि अब पास में हूं, तो ज्यादा खुशी होने लगी थी। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी चढ़ते हैं, कम से कम जल्दी से एक साथ खिंचवा लेंगे और नीचे आएंगे। लेकिन पता चला वो टेबल पॉइंट है, अभी तो मंजिल और दूर है। और वो उसके बाद रात के 2:30 बजे के बाद की जो चढ़ाई थी, वो मतलब बिलीव नहीं करेंगे कि 3:30 को जो सूर्य की किरण निकली, वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पड़ी। तो बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसे एक नई नवीली दुल्हन होती है, बिल्कुल घूंघट ओढ़े, सुनहरा घूंघट ओढ़े, बिल्कुल वो नजरिया था। और मैंने रात का जो चांद दिखा था, वो बहुत हमारे नीचे दिख रहा था और बहुत बड़ा दिख रहा था। इवन जो सूर्य का जो पहला लालिमा किरण था, वो देखते ही बन रहा था, और चारों तरफ वो सफेद चादरों की जो बाहर थी, आकाश भी बहुत नीचे। सूर्य की किरण कितने बजे पड़ जाती है, पहली किरण उसमें? 3 बजे के बाद, 3 बजे के बाद जो भी जो पहली किरण होती है, वो एकदम पहले ऐसे पहुंचती है, बिल्कुल सुनहरी सी, एकदम सोना, जैसे सोना ओढ़ लिया हो किसी ने। मतलब 3 और तो 4 के बीच में वहां लाइट आ जाती है। बिल्कुल 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 इतनी लाइट होती है। और चंद्रमा भी अच्छा था, तो वो भी देखने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हो गया। और जैसे जैसे उजाला होता रहा, हिलेरी स्टेप आ गया। हिलेरी स्टेप की सबसे अच्छी बात ये रही कि उस स्टेप पे जब चढ़ने के टाइम में हम तकरीबन 10 क्लाइंबर रहे होंगे, और उस बीच के क्लाइंबर कहाँ थे मुझे नहीं पता। लेकिन क्योंकि हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे, तो एक पता था कि हमें लक्ष्य को प्राप्ति करना, आगे पीछे दिख ही नहीं रहा था। और वो 10 के क्लाइंबर के बीच में मैं पीछे पीछे जा रही थी। जब हिलेरी स्टेप आया, तो वो स्टेप एक ऐसा होता है कि आप जो क्रैम्पॉन्स, जो बूट यूज कर रहे हैं, वो तो स्नो ग्लेशियर के लिए यूज किया। उस रॉक पे उस क्रैम्पॉन्स के साथ चलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और बिल्कुल खड़ी। और उस जगह पे आपको तिरछा जाना है, राइट लेनी लेफ्ट लेनी, उस समय आपका शेड्यूल बहुत टाइट हो जाता है, इस मेंटली एंड फिजिकली आपको बहुत केयर करना होता है। छोटी सी चूक आपकी जान ले लेगी, वो सिचुएशन होता है। और उसी बीच पिक से मैं हिलेरी स्टेप निकल गई, पिक से मैं समथिंग 50 मीटर ही नीचे थी, एक डेड बॉडी पड़ी थी। और वो डेड बॉडी इतनी लंबी चौड़ी किसी फॉरेनर की होगी, क्योंकि इतने लंबे चौड़े तो वही होते हैं। वो देख के मन में एक चीज लग गया कि उसके फेस में मेरा फेस दिखने लग गया, और बिल्कुल अंदर से समा गई थी मैं कि वाकई में ऐसा होता है क्या। क्योंकि इतने सारी डेड बॉडी जब तक देखा, तो मुझे तो डम ही लग रहा था कि ये मुझे डराने के लिए रखा गया, मैं माइंड सेटअप में ये डाल दिया था। लेकिन जो सामने पड़ा था, उसे मेरी चुनौती थी। और उसे लांग के जाना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हम भारतीय हैं, और हमारे यहाँ ये चीज सिखाया जाता है कि अगर मरा पड़ा किसी व्यक्ति को छू लिया है, तो एक अंदर से कितना दया आता है वो हम समझ सकते हैं। वो अपना ही था, आंखों में आंसू भी आए, मन भाव से उठ गया था। फिर भी उसे मैंने सोचा कि इसे मैं क्रॉस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उसे पार करना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो मैंने कोशिश किया, रोप हटाया, खिसकाया, और बिल्कुल साइड से लेके उसे क्रॉस करके मैं जब गई, तो 1 जून के सुबह मॉर्निंग 8:30 को मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी। फैंटास्टिक। और वो जो और नजारा, हिलेरी स्टेप से कितना स्टेप रह जाता है, कितना हाइट रह जाती है? समथिंग, अगर वो चलने पे डिपेंड करता है कि आप, और डिपेंड करता है कि कितने क्लाइंबर्स जा रहे हैं, क्योंकि सबको आने वाला भी वही रास्ता है, जाने वाला भी वही रास्ता है। एग्री, बट कितना हाइट कितनी बच जाती है हिलेरी स्टेप से, हाइट कितना? रिलेटिव स्टेप से समथिंग 50 80 80 मीटर, 100 मीटर लगभग। बट उसको क्रॉस करने में क्रॉस तीन करना तीन में 2-4 घंटे लग गए थे, 2-4 घंटे।
क्योंकि बाकी जो क्लाइंबर आ रहे हैं उनको भी पास आउट करना देना है और करेक्ट। हमें भी चलना है। तो वो चीज था, वो दोनों चीजों को देख लेना है। और सबसे बड़ी बात, जो आते हैं तो वो बहुत टायर्ड हो जाते हैं। यस। जाने का उत्सुकता तो पता है कि हमें वहां पहुंचना है और हमें ये एक्टिविटीज करनी है, पर आने का एक वो रहता है कि अब नीचे भी वही जाना है, सेम रास्ते से जाना है, तो वो दुखी वापस आते हैं। कई लोग उत्सुकता से आते हैं कि हमारा हो गया। नैना, आपने लात्सो और माउंट एवरेस्ट दोनों पे ही ऊपर जाने के बाद में आपने सारे जहां से हिंदुस्तान गाया था। बिल्कुल ओके। सर, एक बिल्कुल। बार एक बार फिर से गा के जरा सुनाओ। सर, जब मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंची थी, तो वाकई जब मैंने अपने देश का तिरंगा, मैंने वहां पे 4 फॉरेनर थे, 3 नेपाली, एक इजराइल की थी और एक मैं इंडिया से। तो एक ऐसा अनुभव था कि जब भारतीय अगर खड़ा है तो उसका झंडा भी बड़ा होना चाहिए। तो वो झंडे को मैं हमेशा बहुत अलग से देखती हूँ, वो मेरे लिए बहुत एनर्जी होता है। मैंने देखा फॉरेन से आए थे वो लोग, नहीं इतने बड़े बड़े झंडे लाए थे और वही उनका फ्लैग था, और वो करते वो छोड़ देते। लेकिन हम भारतीय अपने फ्लैग को नीचे कैसे जाने देंगे? उस चोटी पे लगाने के बाद वो तो हमारे जिगर का टुकड़ा हो जाता है। करेक्ट। तो जब मैंने देश का झंडा फहराया, स्वामी विवेकानंद जी का मिशन है, उठो जागो रुको मत जब तक आपकी लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ये मिशन को मैं फॉलो करती हूँ। साथ में श्री राम जी का झंडा मैंने वहां लहराया। और बेटी नहीं किसी से कम, बेटी को मिलेगा देश में दम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मिशन। और वही सेम जब मैंने देश को, सारे लोगों को, देश के हर एक व्यक्ति को, जो अमीर है जो गरीब है जो नीचे से ऊपर तक के जितने भी लोग हैं, उनको डेडिकेट किया कि हम हिंदुस्तान के हैं और ये गाना बनता है। वहां पे बिना ऑक्सीजन के किसी की हेल्प लेना, किसी से बातें करना भी हमारे लिए वो नहीं होता। और वो गाना, पूरा गाना, इवन हम कई चीजें तो भूल ही जाते हैं, लेकिन वो पूरा पूरा गाना गाना, जिसमें मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाए हैं। तो वो गाने की लाइन थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। सर, इसकी आगे की लाइन है, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। तो ये गीत के 4 क्या लाइन थे है सर। ना, तुम इतना अच्छा गाती भी बहुत अच्छा हो, एंड यू आर ए ब्यूटीफुल ऑल्सो, यू आर ए करेजियस ऑल्सो। अभी शुक्रिया तक सर। कोई बॉलीवुड से कोई ऑफर नहीं मिला अभी तक? सर, अभी पता नहीं क्या मौका मिलेगा या नहीं, पर ठीक है, मिलेगा तो वो भी एक्सेप्ट करेंगे सर। क्योंकि मैंने आपको बताया था, ये आपने पूरी जर्नी में एक चीज देखा होगा सर, मैंने हर एक प्लेटफॉर्म पे काम किया है। कि नाट्य कला से, डांसिंग कला से, सिंगिंग कला, सिंगिंग स्टेट प्रोग्राम मैंने, स्टेट लेवल का मैंने सिंगिंग कंपटीशन भी किया है। और साथ ही कंटिन्यूस, और सबसे बड़ी बात सर, ये बताना चाहूंगी, मैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सर, जिन्होंने ये सोचा था कि ये लड़की कुछ नहीं कर पाएगी। यस, यस, यस। उनको ये मालूम था कि आपकी बेटी एक दिन ऐसा काम करेगी कि आपका नाक नीचा हो जाएगा। इनफैक्ट और जिन जिन लोगों से, जिन बातों से आज के जमाने में लोग डिमोटिवेट होते हैं, जी, उन्हीं बातों को यदि कोई इंस्पिरेशन बना ले तो कुछ भी कर सकता है जिंदगी। और वो तुमने किया, करेक्ट सर, कि तुमने उस बातों को बिल्कुल सर। इंस्पिरेशन बना लिया और जी प्रूव सर, करने के लिए कि यस, आई कैन डू दिस। तो आपने जो रेस्पॉन्ड किया वो अपने एक्शन से किया, न कि करेक्ट सर, रिएक्शन से किया। दैट्स वेरी करेक्ट। नाइस। यही तो लर्निंग है लाइफ की। मैं तो ना, इस, अब ये वर्ल्ड की चोटी चढ़ने के बाद सबसे ऊंची जगह पर इतने बड़े अवार्ड्स मिलेगा, व्हाट नेक्स्ट इन लाइफ? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? सर, मैंने एक थीम लिया था कि मुझे राज्य को एक यूनिक गेम देना है, जो माउंटेनिंग का फील्ड था। हमारी सरकार को समझाने में बहुत समय लगा, इवन घर वालों को समझाने में समय लगा। और जब मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट को समझा लिया तो राज्य को समझाने में समय लगा, और मेरे मन में ये था कि मैं छत्तीसगढ़ राज्य की पहली एवरेस्टर कहलाऊंगी। और मुझे ये नहीं मालूम था सर कि मैंने ये इतना अनोखा काम किया था कि बैक टू बैक करके मैं भारत की पहली महिला का अवार्ड लिया। हमारे माननीय महामहिम
द्रौपदी मुर्मू जी है, राष्ट्रपति जी, उनके हाथों जब मैंने तेंजिंग नोर्गे अवार्ड, हमारे फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, मतलब जिस चीज की जो मेहनत थी, वो 12 साल का जो लगन था, जब ये अवार्ड मिला तो सबने ये पूछा कि कैसा फील हो रहा है। मैंने यही कहा हंस के कि ये उन लोगों का जवाब है जो कहते थे कि मैं बहुत आगे तक जाऊंगी। क्या बात, बिल्कुल तो बिल्कुल। यही था। और आपने एक क्वेश्चन किया सर कि आगे क्या, तो मैं हमारे जब मैं एवरेस्ट करके आई थी सर, जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, सीएम हमारे जो है भूपेश बघेल जी, तो उनसे मैंने एक रिक्वेस्ट किया था कि मैं चाहती हूँ कि हमारा जो बस्तर अंचल है, वहां के बच्चे, इवन छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चे को एक ऐसा इंस्टीट्यूट दिया जाए, एडवेंचर का इंस्टीट्यूट देना चाहिए, कि बच्चे जो बाहर इंस्टीट्यूट में जाने के लिए 2 से 3 साल लग जाते हैं सर, एक सीट बुक करवाने के लिए ओके एज ओके। अ, तो वो ट्रेनिंग अगर बच्चे बाहर जाके सीखे, क्यों ना वो घर पे सीखे और बाहर के लोग यहाँ पे आए। करेक्ट। तो मैंने वो इंस्टीट्यूट के लिए बोला था सर, तो अभी वो प्रोसेस पे है, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हाँ आने वाले समय में हो जाएगा। अब कब तक होगा ये तो मुझे नहीं पता, 2 साल तो बीत गए हैं, तो देखते हैं, अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है सर। नहीं, और मैं आप चाहती, आप पीछे लगी रहोगे तो वो भी हो जाएगा। और बिल्कुल सर। अभी लास्ट में जाते जाते हमारे जो सुनने वाले हैं, जी व्यूअर्स हैं, सर। उनको क्या कहना चाहोगे कि जिंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीजेंडरी बनाने के लिए, समथिंग डिफरेंट करने के लिए जो तुमने सोचा, जी क्या सर। करना चाहिए, किस तरीके से उनको अपने माइंड को मेंटली टफ बनाना चाहिए, सो दैट दे गेट दैट। बिकॉज आजकल क्या है, छोटी छोटी चीजों में लोग उलझ के रह जाते हैं, करेक्ट बड़ा तो सर। सोचते ही नहीं। तो उनके लिए जी क्या कहना चाहोगे, हमारे युवा वर्ग के सर, मैं ये चाहती हूँ, जो हमारे दर्शकगण हैं, जो हमारे दर्शकगण के आने वाला जो भारत का भविष्य है, इवन खुद भी, एंड आने वाला जो भविष्य होता है, जैसे हमारे बाल बच्चे जो कहते हैं, तो मैं उनके सबके लिए एक ही मोटिवेट करती हूँ सर, कि अगर किसी को फिजिकली देख के आप डिसाइड कर देते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, तो एक ना एक दिन वो आप बात, अगर कोई आपको एक गाल पे तमाचा मारे, तो बिल्कुल सहन कर लीजिए, और ऐसा करके दीजिए कि उनको वो तमाचा जो उठाए हैं, वो जवाब में लगे कि उनको बहुत बड़ा तमाचा पड़ गया है। हाँ। सो ये मेरा अच्छी बात ये रहता है कि कभी कोई मुझसे नेगेटिव कहता है, मैं उसे कलेक्ट जरूर कर लेती हूँ, क्योंकि उनको कलेक्ट करना, शायद उसी से मैं मोटिवेट होती हूँ सर। कोई मेरी तारीफ में वाहवाही करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, तो आई फील कि मैं बहुत लूज महसूस करती हूँ। और जब मुझे कोई कहता है कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी ही करती हो, तुम जिद्दी हो, तो मुझे बहुत गुड फील होता है कि यस, मुझे ये काम करना और ये करके दिखाना है। तो आज के जो यूथ है, वो कम से कम ये चीजों को सोचिए कि अगर नेगेटिव चीजें हमारे पास है, तो पॉजिटिव चीजें खुद हमारे अंदर है, और उसे हमें चुनना है। मार्गदर्शक 50 हो सकते हैं सर, लेकिन करना आपको है। करेक्ट। एक्शन खुद तो को लेना पड़ता है। बिल्कुल आपको बिल्कुल, फर्स्ट इंस्पिरेशन स्टेप इंस्पिरेशन कहीं से भी मिलेगी, लेकिन एक्शन आपको ही लेना है। और खुद एक्शन के लेना। बिना लिए कोई भी अचीवमेंट नहीं होती। करेक्ट सर। आज फिर तुम उन लोगों से मिलती हो कभी जिन लोगों ने तुम्हें इस तरीके से इंस्पायर किया? बिल्कुल सर, बिल्कुल, जब भी मुलाकात होती है, मैं बकायदा पैर, हमारा तो संस्कार है सर कि पैर प्रणाम करते हैं, पैर छूके, चाहे बेटी हो या बेटा, हमको प्रणाम करना ही पड़ता है, हमारे यहाँ का रिवाज है। तो मैं पैर छूके प्रणाम करती हूँ, तो वो बिल्कुल मेरे हाथ कंधे पे रख के कहते हैं कि हमें उम्मीद था कि तुम एक दिन इतना बड़ा काम करोगे। और मैं उनको शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे एक स्माइल के साथ, कि आपको कितना बड़ा चोट लगा ये तो हमें पता है। तो ये हमारी थिंकिंग है सर। थैंक यू सो मच नैना, बिहाफ ऑफ माय व्यूअर्स एंड माई सेल्फ। कितना बढ़िया तुमने इंस्पिरेशन बातें बताई हैं। आई सर एम श्योर कि मेरे जो लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो आपसे बहुत कुछ सीखा होगा आज और बहुत कुछ लेके जाएंगे। थैंक यू बिल्कुल, सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस शो विद लाइफ लाइक। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं तो यही कहूंगी, सभी को यही कहूंगी, एक स्टेप लीजिए अपने भविष्य का, चाहे जो भी करें, जैसा भी करें, बस एक स्टेप खुद को लेना है, और वो स्टेप आपका पैर है, आपका दिमाग है, आपका शरीर है। तो एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो लक्ष्य की तरफ जरूर प्राप्त होंगे। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। जय जय। जय